वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 141 से लेकर 150 तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज मुझे आप लोगों से थोड़ी दिल की बात करनी है। दोस्तों, मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता हूँ। एक वीडियो को ट्रांसलेट और रिकॉर्ड करने में मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं। उसके बाद 2 घंटे एडिटिंग में जाते हैं। मतलब हर रोज 6 से 7 घंटे की कड़ी मेहनत। इतनी मेहनत के बाद जब कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो सच में यार दिल दुखता है। मुझे पता है कि मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं हर रोज खुद को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो बाकी लोगों की तरह 1 घंटे में 10 चैप्टर्स की समरी बताकर वीडियो खत्म कर देता। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं नॉवेल ओरिएंटेड रहूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक डिटेल मिले, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मैंने नॉवेल बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भाई मैं आपको नॉवेल से लाइन टू लाइन मैच करवा सकता हूँ। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं, आपको बेस्ट कंटेंट देने आया हूँ। तो जो मेरे असली सपोर्टर्स हैं, जो मेरी इस मेहनत को समझते हैं, प्लीज नेगेटिविटी को इग्नोर करें और अपना प्यार लाइक और कमेंट्स में दिखाएं। तो चलिए उसी डिटेल और उसी जुनून के साथ शुरू करते हैं आज के 10 चैप्टर्स। 141 हॉस्टेज। धुंधली रोशनी वाले कॉरिडोर में जहां लाल चांद की डरावनी चमक बिखरी थी, चार्ली की आवाज गूंजी जिससे किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। सुजाना मिटीस का सपना फिर से? लूमियन की घबराहट अब गुस्से में बदल गई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम्हें वो सपना फिर से आया था तो तुम्हें पास के इटर्नल ब्लेजिंग सन के कैथीड्रल जाना चाहिए था और किसी पादरी को ढूंढना चाहिए था। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं जिसे तुम अपने गीले सपनों की रिपोर्ट दो। आतंक से भरे चेहरे वाले चार्ली पर एक नजर डालते हुए लूमियन ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और धीमी आवाज में बोला, शांत हो जाओ। ये तो होना ही था। अभी के लिए सो जाओ और सुबह होते ही सबसे पास वाले कैथीड्रल से मदद मांगना। चार्ली रोने की कगार पर लग रहा था। लेकिन मेरे सपने में उसने कहा कि अगर मैंने चर्च से मदद मांगने की हिम्मत की तो वो मुझे कैथीड्रल के रास्ते में ही मार डालेगी। तुमने सपने में बात की? लूमियन हैरान रह गया। चार्ली ने पागलों की तरह सिर हिलाया। हाँ, पहले उसने मेरे सपनों में कभी बात नहीं की थी। वो बस मुझे सुख देती थी, गर्मजोशी और कोमलता के साथ। इस बार उसने मुझे चेतावनी दी। उसने मुझे चेतावनी दी। क्या ऐसा हो सकता है कि सुजाना मटीस अभी पूरी तरह से एक राक्षसी जीव में नहीं बदली है और उसमें अभी भी कुछ हद तक बुद्धि बाकी है? लूमियन के दिमाग में विचार दौड़ने लगे और उसे चार्ली के लिए हमदर्दी महसूस हुई। चार्ली चुप हो गया। चार्ली के साथ पीने के बाद लूमियन कमरे नंबर 207 में वापस आ गया और औरोर की किताब का अध्ययन जारी रखा। उसने आधी रात से पहले हाथ मुंह धोया, बिस्तर पर लेटा और सो गया। बैंग 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 बैंग। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज से लूमियन की नींद खुल गई। ये कौन हो सकता है? माथे पर सिलवटें लिए उसने फॉलन मर्क्यूरी को पकड़ा और सावधानी से दरवाजे के पास जाकर उसे थोड़ा सा खोला। चार्ली बाहर खड़ा था, अभी भी वही लिनन की शर्ट, काली पैंट्स और बिना फीते वाले चमड़े के जूते पहने हुए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बुरी तरह डरा हुआ था। लूमियन को देखते ही उसने अपना आपा थोड़ा वापस पाया। अपनी आवाज पर मुश्किल से काबू पाते हुए वो डर के मारे हकलाते हुए बोला, मैंने फिर से उस औरत का सपना देखा। अगर चार्ली को ऑफिशियल बियॉन्डर्स से मदद नहीं मिली तो उसका अंजाम भी ऑनेट शहर की उन 3 महिला शिकारों जैसा होगा जो मरते दम तक सपनों में खोई रहीं। रुको, क्या ऑफिशियल बियॉन्डर्स चार्ली की स्थिति को इतनी लापरवाही से संभाल रहे हैं? क्या उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि सुजाना मिटीस उसे मार सकती है? लूमियन ने तुरंत रायन, लिया और वैलेंटाइन के बारे में सोचा। उनमें से कोई भी इस मामले को इतनी आसानी से खारिज नहीं करता और पीड़ित को बस ये नहीं कहता कि अगर कोई समस्या हो तो कैथीड्रल की ओर भागो। ऊपर वाले पागल आदमी के साथ चर्च के पादरी के रुकने और मॉन्सूरस गोस्ट का सामना करने के बाद उसे सुरक्षा देने की बात याद करते हुए लूमियन को शक हुआ। चार्ली के मामले की देखरेख करने वाले ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने जानबूझकर सुजाना मिटीस के खतरे को कम करके बताया और उसे वापस मोटेल जाने दिया। उन्होंने दावा किया कि स्थिति काफी हद तक सुलझ गई है और उसे निर्देश दिया कि अगर कोई समस्या आए तो कैथीड्रल से मदद ले। ये सब सुजाना मिटीस को फिर से खुद को जाहिर करने के लिए उकसाने का एक लालच था। ये महसूस करते हुए लूमियन ने चार्ली की ओर देखा और शांति से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो अपने कमरे में वापस जाओ, लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो और सुबह होने तक सो जाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लूमियन बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो गालियां दे रहा था। अपनी गांड वापस 5वीं मंजिल पर ले जाओ।
अब तक इस इलाके की निगरानी कर रहे ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने अनहोनी का पता लगा लिया होगा और कार्रवाई की तैयारी कर रहे होंगे। तुम मेरे दरवाजे के सामने क्यों खड़े हो? क्या तुम मुझे पकड़वाना चाहते हो? मैं चार्ली हिचकिचाया, उसकी आंखें डर से भरी थीं। क्या वाकई सब कुछ सुलझ जाएगा अगर मैं कुछ नहीं करूंगा? लूमियन ने लंबी सांस ली और एक मुस्कान लाने की कोशिश की। बेवकूफ, सुजाना मटीज ने तुम्हें चर्च से मदद न मांगने की चेतावनी दी थी। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें सबसे पास वाले कैथीड्रल तक पहुंचा सकता हूं। लूमियन ने फुसलाने और धोखे का सहारा लिया। वो बेताब था कि चार्ली दूसरी मंजिल से चला जाए। चार्ली का चेहरा खिल उठा और वो उत्साह से चिल्लाया, शुक्रिया शुक्रिया। जैसे ही वो बोला, लूमियन को वनस्पतियों की गंध आई जिसमें एक अजीब सी खुशबू घुली थी। एक पल में दीवारों, छत और फर्श से हरे भूरे रंग की बेलें और टहनियां निकलने लगीं। उन्होंने खिड़कियों और दूसरे कमरों के दरवाजों को बंद कर दिया। सीढ़ी के पास एक औरत की आवाज गूंजी जो मोहक और डरावनी दोनों थी। चार्ली, क्या तुम सच में मुझे धोखा देने जा रहे हो? चार्ली की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो आवाज की तरफ मुड़ा। उसने अपने सपनों वाली औरत को देखा। उसके फिरोजी बाल सिर से फर्श तक झरने की तरह गिर रहे थे, जो आसपास की दीवारों और छत तक पहुंचकर बेलों और टहनियों के साथ मिल रहे थे। अपने उन फिरोजी बालों के बिना सुजाना मटीज पूरी तरह से नग्न खड़ी थी। उसके खूबसूरत शरीर का प्रदर्शन हो रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह फूलों की कलियां और पेड़ के मसे बिखरे हुए थे, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ हरे और कुछ भूरे। जैसे ही वो बोली, वे खिली हुई फूलों की कलियां और नीले रंग के मसे खुलने और बंद होने लगे, जिनसे एक बदबूदार गाढ़ा तरल टपक रहा था। उस घिनौने नजारे ने चार्ली को ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी बुरे सपने में डूब गया हो। वो वहां खड़ा कांपने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। सुजाना मटीज ने चार्ली की ओर देखा। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। क्या तुम सपने के हमारे वे सुखद पल भूल गए? चार्ली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अपनी सुस्ती से बाहर निकलते हुए चार्ली लगभग टूट सा गया। नहीं, नहीं, बेवकूफ। सुजाना को शांत करने के लिए बस कुछ कह दो। लूमियन ने खुद को कोसा कि उसने चार्ली को चुप कराने के लिए तेजी से रिएक्ट नहीं किया। सुजाना के चेहरे के भाव पत्थर जैसे हो गए। तो फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। उसके शब्दों पर चार्ली की आंखों से डर गायब हो गया और उसकी जगह मोह ने ले ली। वो उस राक्षसी जीव की ओर उत्सुकता से बढ़ने लगा। सुजाना के निचले पेट पर एक गीली फूलों की कली अप्राकृतिक रूप से चौड़ी होकर खुली, जो धीरे धीरे बंद होने वाली अन्य कलियों और मसों से अलग थी। ऐसा लगा जैसे वो चार्ली का इंतजार कर रही हो। उसी समय सुजाना ने लूमियन को घूरा। उसकी आवाज नफरत से भरी थी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने चार्ली को मुझे धोखा देने के लिए उकसाया। तुम आईने में जाकर क्यों नहीं देखती कि तुम कितनी डरावनी और घिनौनी हो गई हो? अगर मैं चार्ली होता तो मैं तुम्हें शुरू से ही अपने सपने से लात मारकर बाहर निकाल देता। लूमियन की अंतरात्मा ने उसे बताया कि दया की भीख मांगना बेकार है। इसके बजाय उसने सुजाना को उकसाने और पलटवार करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वो उसकी कमजोरी ढूंढ सके। उस अजीब जीव के पास खड़े होने मात्र से लूमियन को उत्साह और डर का मिला जुला एहसास हुआ। उसे उसकी चाहत महसूस हुई, फिर भी उसने विरोध किया, जैसे वो इच्छाओं के भांवर में फंस गया हो और लाचारी की भावना उसे खा रही हो। इससे साबित हुआ कि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। लूमियन ने मन ही मन गालियां दी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और समय बिताने का रास्ता खोज रहा था। उसे यकीन था कि ऑफिशियल बियॉन्डर्स जल्द ही पहुंच जाएंगे। दुनिया में ये आखिर कैसा राक्षस है? वो क्यों मानती है कि वो चार्ली की पत्नी है? पत्नी। उसी पल जब सुजाना मत्ती से उसके शब्दों से आग बबूला होकर चीखी, लूमियन के दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही उसकी चीख हवा में गूंजी, बेलें और टहनियां लूमियन की ओर बढ़ीं, जिससे उसके दिल में छिपा डर और बढ़ गया। उसके पैर कमजोर पड़ गए और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। अपनी क्रूरता को इकट्ठा करते हुए लूमियन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और चार्ली को पकड़ लिया, जो उस जीव की ओर भागने ही वाला था। बाएं हाथ में फॉलन मर्क्यूरी पकड़े हुए उसने उस खूंखार खंजर को चार्ली के गले पर टिका दिया। सुजाना मटीस हैरान रह गई। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम क्या कर रहे हो? लूमियन डरावने तरीके से मुस्कुराया। मैं बताना भूल गया, मेरे बियॉन्डर हथियार का नाम कर्स्ड ब्लेड है। खून निकलने वाला एक भी कट उसके पूरे परिवार को मौत का श्राप दे देगा, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। और तुम चार्ली की पत्नी हो। ऊपर वाले पागल आदमी को याद करते हुए लूमियन को शक हुआ कि मॉन्सूरस गोस्ट न केवल परिवार के करीबी सदस्यों को बल्कि उनके जीवन साथी को भी निशाना बनाएगा। हालांकि वो ये नहीं समझ पाया कि मिस्टिसिज्म में जीवन साथी का निर्धारण कैसे होता है, लेकिन चूंकि सुजाना मटीज ने चार्ली की पत्नी होने का दावा किया था, इसलिए उसने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया।
बेशक लूमियन जानता था कि फॉलन मर्क्यूरी को चार्ली को मॉन्सूरिस गोस्ट के भाग्य का श्राप देने की अनुमति देने से सुजाना मैटीज पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा। ये वर्तमान स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। उसने जुआ खेला कि सुजाना मैटीज ये नहीं जानती थी और वो फॉलन मर्क्यूरी के खतरे को महसूस कर सकती थी। ये एक दिखावा था। सुजाना मैटीज का चेहरा जम गया और हमला करने वाली बेलें और टहनियां बीच हवा में रुक गईं। उसकी पन्ने जैसी हरी आंखों से खतरा बरस रहा था। लूमियन की दृष्टि बदल गई। उसने सफेद चोगे और सुनहरे धागों से सजे बाज जैसी नाक वाले पादरी गियोम बेने को देखा। दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। लूमियन ने चार्ली को छोड़ दिया और उस गियोम बेने की ओर बढ़ा जिसे उसने निशाना बनाया था, लेकिन उसके सामने सिर्फ सुजाना मैटीज खड़ी थी। उसी पल मोह में डूबे चेहरे वाले चार्ली ने लूमियन को खंजर लेकर अपनी पत्नी की ओर बढ़ते देखा। वो चिल्लाते हुए हमलावर पर झपटा, उसे चोट मत पहुंचाओ। लूमियन होश में आया। उसे एहसास हुआ कि गियोम बेने फिर से सुजाना मैटीज में बदल गई थी। उसकी फूलों की कलियां और पेड़ के मसे एक एक करके खिल रहे थे। उसने मेरी भावनाओं को काबू किया। झटके में लूमियन जोर से घूमा, फिर से चार्ली को पकड़ लिया और फॉलन मर्क्यूरी को उसके गले पर दबा दिया। सुजाना मैटीज ने अपनी निराशा नहीं छिपाई। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपने लाल होंठ खोले। अचानक वो जीव रुक गया और ओबर्ज डू कॉकडोर में रू अनर्शी के पास वाली दीवार को गंभीरता से घूरने लगा। अगले ही पल उसके फिरोजी बाल वापस सिकुड़ गए और बेलें व टहनियां बिखरकर गायब हो गईं। क्या ऑफिशियल बियॉन्डर्स यहाँ हैं? लूमियन ने सुजाना मत्तीसे की आकृति को दीवार के पार जाते और गलियारे से गायब होते देखा। उसने चार्ली को छोड़ा और उसे झकझोरते हुए जगाने की कोशिश की। उसने जल्दी से निर्देश दिया, दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर लेट जाओ और अपनी आंखें तब तक बंद रखो जब तक कोई तुम्हें जगा न दे। इसके साथ ही लूमियन ने चार्ली को धक्का दिया और अपने कमरे में वापस चला गया, लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और अन्य किराएदारों की तरह सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही सुजाना गई, चार्ली की आंखों से वो मोह खत्म हो गया। जब लूमियन ने उसे हकीकत में वापस लाया तो उसके पास लूमियन के निर्देशों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जमीन की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागा, वहां लेट गया और बेहोश होने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग उसी समय चार्ली और लूमियन की दृष्टि में एक लाल रंग भर गया, जैसे सूरज वक्त से पहले निकल आया हो, जो दिन की शुरुआत का संकेत दे रहा था। डॉट डॉट डॉट। कुछ मिनटों के बाद रोशनी से बनी एक सुनहरी तलवार रू अनारशी की जमीन में धंस गई, जिसने एक तड़पती हुई फिरोजी बेल को चीर दिया। क्या ये सुलझ गया? अपने सीने पर सन सेक्रेड एम्बलम लगाए एक युवक ने तलवार चलाने वाले व्यक्ति से पूछा। वो सुनहरे बालों, सुनहरी भौहों और सुनहरी दाढ़ी वाला एक गठीला आदमी था, जिसने सुनहरे बटनों वाली 2 कतारों वाला भूरा कोट पहना था। उसने लंबी सांस ली और घोषणा की, हमने इसे अभी के लिए सुलझा लिया है, लेकिन जब तक हमें इस दुष्ट आत्मा की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये केवल समय की बात है कि वो फिर से वहां पैदा हो जाएगी। अध्याय 142, मदर ट्री। क्या इविल स्पिरिट्स फिर से बन सकती हैं? अपनी छाती पर सन सेक्रेड एम्बलम पहने हुए युवक ने हैरानी से पूछा। अपने मिस्टिसिज्म के ज्ञान और केस फाइलों से मिले अनुभव के आधार पर वो जानता था कि जब तक किसी इविल स्पिरिट के पास अनोखी एबिलिटी न हो, प्यूरिफिकेशन का मतलब पूरी तरह खत्म होना होता है। ऐसी आत्मा वाली चीजें या तो ताकतवर बियॉन्डर्स की मौत से पैदा होती थीं, या वे बदला लेने वाली आत्माएं होती थीं जो विभिन्न बाधाओं को तोड़ने में कामयाब रहती थीं। उनमें से सबसे ताकतवर लोग तो गॉडहुड का कुछ हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिर से जिंदा होना या पुनर्जन्म लेना उनके लक्षणों में शामिल नहीं था। ब्राउन कोट पहने हुए गोरे आदमी ने सीधे खड़े होकर गायब होती हुई बेलों की ओर देखा। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, इविल स्पिरिट्स की अपनी खासियतें हो सकती हैं। खास हालातों में वे पैदा होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर निर्भर करती हैं। यह ऑब्जेक्ट अक्सर उनके इलाके के केंद्र में होता है। जब तक यह ऑब्जेक्ट सलामत है, इविल स्पिरिट, चाहे वो पूरी तरह प्यूरिफाई न हुई हो, धीरे धीरे उस संबंधित एरिया में फिर से बन जाएगी। इविल स्पिरिट्स अपने जन्म स्थानों के साथ घुल मिल जाती थीं, स्पिरिट वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़कर अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए जरूरी ताकत हासिल करती थीं। वरना वे धीरे धीरे कमजोर होकर पूरी तरह गायब हो जाती। असल में इविल स्पिरिट्स की एक्टिविटी की एक तय रेंज होती थी और वे अपने जन्म स्थान से ज्यादा दूर नहीं भटक सकती थीं। ये उनका टेरिटरी हो। युवक ने, जिसने सफेद रोब पहना था और उस पर सुनहरे धागे सजे थे, इस तर्क को समझ लिया। उसने माथे पर बल देते हुए कहा, हम कई दिनों से तलाश कर रहे हैं, फिर भी हमें उस इविल स्पिरिट सुजाना मैटीज के जन्मस्थान का पता नहीं चला है। कायदे से सुजाना मैटीज अपने इलाके से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। अगर ऑफिशियल बियॉन्डर्स ध्यान से रू एनार्की और उसके आसपास के इलाकों की तलाशी लेते, तो वे जरूर उस इविल स्पिरिट के जन्मस्थान को ढूंढ लेते और उस ऑब्जेक्ट को तबाह कर देते जिस पर वो टिकी थी।
हालांकि ये ट्रायर था एक ऐसा शहर जिसका न केवल जमीन के ऊपर का हिस्सा था बल्कि एक अंडरग्राउंड हिस्सा भी था। एक और रू अनर्शी और लमाश डे क्वार्टियर डे जेंटलमैन ऊपर वाले एरिया की तरह ही था, जिसमें कई धुंधले रास्ते और खाली जगहें थीं। इससे भी जरूरी बात यह थी कि और गहरे अंडरग्राउंड में फोर्थ इपॉक का ट्रायर बसा था। यहाँ तक कि ऑफिशियल बियॉन्डर्स के लिए भी ये एक खतरनाक जगह थी जिसे वे शायद ही समझ पाते थे। लिमाज डे क्वार्टियर डे जेंटलमैन्स इंक्विजिशन के डीकन के रूप में ऑन्गुलम डे फ्रांसवा को कभी समझ नहीं आया कि ट्रायर को पुराने साइट के ऊपर, फोर्थ ईपॉक के धंसे हुए ट्रायर के ठीक ऊपर, बाद के दौर में दोबारा क्यों बनाया गया था। हालांकि भौगोलिक रूप से ये जगह सही थी, लेकिन इस फैसले ने आने वाले 1000 सालों में अनगिनत मुसीबतें पैदा की थीं। प्यूरीफायर्स बियॉन्डर घटनाओं को सुलझाने में असमर्थ नहीं थे। वे बस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो फोर्थ ईपॉक के ट्रायर के अंडरग्राउंड खंडहरों में छिपी थी। अफवाहें थीं कि डेमीगॉड्स ने भी उन गहराइयों में जाने की हिम्मत नहीं की थी। ऑन्गुलेम ने अपनी सुनहरी तलवार को म्यान में डाल लिया, जो जमी हुई रोशनी जैसी लग रही थी। उसने इसे एक भूरे सफेद, स्टीम से चलने वाली मशीन जैसे सिर के हिस्से में डाला और उसे संबंधित हड्डियों में धंसने दिया। उस डिवाइस में कोई डार्क लिक्विड भरा हुआ लग रहा था। सफेद सूट, पीला वेस्ट और हल्के रंग की शर्ट पहने एक आदमी, जिस पर सन सेक्रेड एम्ब्रम सजा था, ऑबर्ज डुकॉक डोर से बाहर निकला। उसके हल्के पीले बाल सलीके से संवारे हुए थे, उसकी नाक के ऊपर स्किन कलर की टेप लगी थी और उसके होंठ मोटे थे। उसकी हल्की भूरी त्वचा से दक्षिणी महाद्वीप के पूर्वजों की झलक मिलती थी। डीकन, मैंने चार्ली कॉलिंस से बात कर ली है, उसने अंगुलम डे फ्रांसवा को रिपोर्ट दी। अंगुलम ने अपने भूरे कोट के सुनहरे बटन को छूते हुए पूछा, क्या वो ठीक है? भूरी त्वचा वाले आदमी ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। उसे शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उसके अनुसार जब उसने फिर से सुजाना मटीज का सपना देखा, हालांकि उसने उसे चेतावनी दी थी, फिर भी उसने मदद मांगने का फैसला किया। उसे मोटल की दूसरी मंजिल पर सुजाना मटीज ने रोक लिया और वो हमेशा के लिए उसके साथ एक होने ही वाला था। कम से कम उसने तो यही बताया। उसके बाद चार्ली सीढ़ियों के पास गिर गया और लगभग बेहोश हो गया। उसी पल उसने सूरज उगने जैसी रोशनी देखी। यह घटनाक्रम सामान्य और सही लग रहा था, जो एंगुलेमे की लीडरशिप वाली प्यूरीफायर एलीट टीम द्वारा मिली जानकारियों से मेल खाता था। न तो अंगुलेम और न ही दूसरे दो प्यूरीफायर्स को कोई शक हुआ। उनकी समझ में चार्ली की मदद की गुहार उनके निर्देशों के अनुसार ही थी कि उसे पास के इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथेड्रल जाना चाहिए। अंगुलेम ने असामान्य रूप से शांत रू अनार्की का जायजा लिया और हल्का सिर हिलाया। फिलहाल चार्ली कॉलिंस को एक तरफ रखते हैं, लेकिन अगर हमें 2 हफ्तों में सुजाना मटीज का जन्मस्थान नहीं मिलता है तो उसके लिए किसी सिविलियन नौकरी का इंतजाम करने और उसे सच बताने के बारे में सोचेंगे। यह ऑफिशियल बियॉन्डर्स द्वारा उन साधारण लोगों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टैंडर्ड प्रोसीजर थी जो अभी तक बियॉन्डर घटनाओं के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए थे। बेशक अक्सर ऐसा लगता था कि उन्होंने समस्या सुलझा ली है और पीड़ित को शांति से रहने के लिए कह दिया है, लेकिन वो व्यक्ति हफ्तों, महीनों या सालों बाद रहस्यमय तरीके से मर जाता था। अंगुलमे ने आगे कहा, हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। पहला, अंडरग्राउंड सहित इस इलाके की जांच करना ताकि सुजाना मटीज का जन्मस्थान मिल सके। दूसरा, उस व्यक्ति को ढूंढना जिसने हमें खत के जरिए चेतावनी दी थी। ऐसा लगता है कि उसे सुजाना मटीज के बारे में गहरी जानकारी है। चार्ली को छोड़ने से पहले एंगुलेम और उसकी टीम ने गुप्त रूप से ओबर्ज ड्यू कॉकडोर की जांच की थी, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध जगह नहीं मिली जो उस बुरी आत्मा का जन्मस्थान हो सके। इसके अलावा उन्होंने चार्ली की मुलाकात और कबूलनामे को वेरीफाई करने के लिए बियॉन्डर तरीकों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कंफर्म किया कि पीड़ित ने सुजाना मटीज से प्रार्थना करने के पल से लेकर पुलिस द्वारा पकड़े जाने तक साधारण लोगों के साथ ही बातचीत की थी। यही वजह थी कि अंगुलेमे ने फिलहाल चार्ली की स्थिति के बारे में चिंता न करने का सुझाव दिया। जहां तक भेजने वाले की बात है, उसके पास प्रभावशाली तरीके और एंटी डिविनेशन और एंटी ट्रैकिंग का व्यापक अनुभव था। उसने खत लिखने और भेजने के लिए एक स्पिरिट वर्ल्ड की जीव का इस्तेमाल करना चुना था। यह ध्यान देने वाली बात थी कि स्पिरिट वर्ल्ड की जीव को बुलाने के लिए एक जैसी इनकेंटेशन का इस्तेमाल करने पर भी हर बार एक अलग जीव प्रकट होने की संभावना रहती थी। सिर्फ 3 लाइनों वाले विवरण का इस्तेमाल करने में चुनौती ये थी कि वो संभावित रूप से लाखों स्पिरिट वर्ल्ड जीवों से मेल खा सकता था। वे हर बार किसे बुला पाते, ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। बिना किसी मीडियम और ऐसे विवरण के जो सब्जेक्ट की अनोखी खूबियों को उजागर करे, टारगेट स्पिरिट को सटीक रूप से पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। अकेले इनकेंटेशन का इस्तेमाल करने से बात नहीं बनती। ज्यादातर स्पिरिट वर्ल्ड जीव इतने अलग नहीं होते थे। अंगुलमे ने पहले ऐसे मामलों में माहिर साथियों की मदद मांगी थी। खत को एक मीडियम के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने संबंधित स्पिरिट वर्ल्ड जीव को बुलाने की कोशिश की थी, इस उम्मीद में कि उससे कोई सुराग मिल सके।
अफसोस, चाहे वो खत लिखने वाला हो, लेखक हो या भेजने वाला, उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। समस्या विवरण में कोई कमी हो सकती थी, या शायद संबंधित स्पिरिट वर्ल्ड जीव ने उनके बुरे इरादों को भांप लिया और आने से मना कर दिया। एक परफेक्ट समनिंग रिचुअल के साथ भी ये फेल हो सकता था, अगर विवरण से मेल खाने वाले स्पिरिट वर्ल्ड जीवों ने जवाब देने से मना कर दिया हो। केवल वे सीक्वेंसेस जो समनिंग में माहिर थे वही संभावनाओं को काफी बढ़ा सकते थे या मामले को आगे बढ़ा सकते थे। जाहिर है, ऑफिशियल बियॉन्डर्स को शायद ही ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ता था। उनकी 3 लाइनों वाले विवरण एक बड़ा जाल फेंकते थे, जिसमें कई स्पिरिट वर्ल्ड जीव फंस जाते थे, और उनमें से कुछ हमेशा असली दुनिया में आने और आध्यात्मिकता सोखने के लिए बेताब रहते थे। डॉट डॉट डॉट। लुमियन ने सोने का नाटक किया, किसी भी पल भागने के लिए तैयार। जब पास के कैथेड्रल की घड़ी में 6 बजे, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लगता है ऑफिशियल बियॉन्डर्स और सुजाना मटीज के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि मैंने थोड़ी देर के लिए उसका सामना किया था। लुमियन बिस्तर से उठा और अपना चेहरा रगड़ा। वो यकीन से नहीं कह सकता था कि क्या ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने सुजाना मटीज को पूरी तरह बेअसर कर दिया है, या ये मुसीबत सच में खत्म हो गई है। अपने प्रति सुजाना की गहरी नफरत को याद करते हुए लुमियन जानता था कि वो सिर्फ उम्मीद के भरोसे नहीं रह सकता। उसने मैडम मैजिशियन को एक खत लिखने का फैसला किया, जिसमें मिस्टर के साथ अपनी मुलाकात की रिपोर्ट दी और सुजाना मटीज की प्रकृति और कमियों के बारे में पूछा। सुरक्षा के लिए उसने हेला से भी पूछने का मन बनाया, जो कर्ली हेड बाबून्स रिसर्च सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट थी। आखिरकार मैडम मैजिशियन सब कुछ जानने वाली नहीं थी। 2 खत लिखने और कमरा साफ करने के बाद लुमियन ने 10-10 मिनट के अंतराल पर 2 मैसेंजर्स बुलाए, ये पक्का करते हुए कि हर कोई सही खत ले जाए। जब तक उसने हाथ मुंह धोया और कमरा नंबर 207 में वापस आया, तब तक लकड़ी की मेज पर 2 जवाब चुपचाप इंतजार कर रहे थे। वाह, मैडम मैजिशियन भी बहुत तेज हैं। क्या मैसेंजर्स एक दूसरे से टकरा गए? अगर ऐसा हुआ तो वे क्या बात करेंगे? लुमियन बुदबुदाया और एक जवाब उठाया। वह खत हेला का था। उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों में ऐसे मामले सामने आए हैं। मर्द और औरतें अक्सर विपरीत लिंग के सपने देखते हैं और अंतरंग गतिविधियों में शामिल होते हैं और आखिरकार थकान से मर जाते हैं। अगर पीड़ितों के पार्टनर या प्रेमी होते हैं, तो इन मासूमों को सुजाना मटीज जैसे जीवों द्वारा एक एक करके मार दिया जाता है। ये जीव खुद को सपने देखने वाले का जीवन साथी मानने लगते हैं। कहा जाता है कि ऐसे जीवों के पास मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स के बराबर ताकतवर एबिलिटीज होती हैं। कुछ डिटेल से पता चलता है कि सुजाना शायद पहले ही मर चुकी है और एक बदला लेने वाली या बुरी आत्मा बन गई है। यह वाकई काफी ताकतवर है। लुमियन ने पिछली रात की अपनी मुठभेड़ को याद किया, यह महसूस करते हुए कि फॉलन मर्क्यूरी के डर, बंधक के रूप में चार्ली और सुजाना के इस विश्वास के बिना कि वो चार्ली की पत्नी है, वो 1 मिनट के भीतर हार गया होता। अपनी आध्यात्मिकता से पैदा की गई आग से हेला के जवाब को जलाने के बाद लुमियन ने मैडम मैजिशियन का खत खोला। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें बधाई दूं या तुम्हारे साथ हमदर्दी जताऊं। एक इविल गॉड के ब्लेस्ड से तुम्हारे टकराने की संभावना किसी भी साधारण बियॉन्डर से कहीं ज्यादा है। ये तुम्हारे भीतर सील किए गए करप्शन की वजह से हो सकता है। बियॉन्डर विशेषताओं के कन्वर्जेंस के कानून का इस्तेमाल करके इस घटना को समझाना मुश्किल है। ये इस दुनिया द्वारा ठुकराई गई प्रतिकारक शक्तियों जैसा है जो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। ये मेरी थ्योरी है। मैं इसकी सटीकता की गारंटी नहीं दे सकती। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सूचित करना और सही जवाब देना न भूलना। तुम्हारी बातों के आधार पर मुझे शक है कि सुजाना कभी किसी ईविल गॉड की भक्त थी, जिसने उसे सीक्वेंस 5 के बराबर ताकत दी थी। वो ईविल गॉड इस दुनिया में मदर ट्री ऑफ डिजायर के उपनाम से जाना जाता है। उसे समझने की कोशिश मत करना और उसके असली और पूरे नाम का अंदाजा लगाने की बात तो भूल ही जाओ। सुजाना शायद एक फॉलन ट्री स्पिरिट या स्पिरिट ऑफ लस्ट है, जिसे कुछ इलाकों में बेबी क्यूपिड के रूप में भी जाना जाता है। वे मर्द या औरत के रूप में दिखाई दे सकते हैं, सपनों में अंतरंग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और पीड़ित की एनर्जी सोख सकते हैं। वक्त के साथ उनका मालिकाना हक उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि वे पीड़ित के जीवन साथी हैं, जिससे वे जलन में पीड़ित के पार्टनर या प्रेमी को मारने के लिए उकसाते हैं। हालांकि सुजाना ने एक आत्मा प्रकार की इकाई के लक्षण भी दिखाए। ये बहुत मुमकिन है कि उसकी मौत किसी हादसे में हुई हो या वो वरदान को सहन करने में नाकाम रही हो, जिससे वो एक बुरी आत्मा में बदल गई। वो धीरे धीरे और भी पागल होती गई, अपनी प्रवृत्तियों से चिपकी रही। चैप्टर 143 लाई। मेलेवलेंट स्पिरिट्स के नेचर और टेरिटोरियल टेंडेंसीज को संक्षेप में बताने के बाद मैजिशियन नाम की महिला ने आगे कहा, हालांकि सुजाना मैटिस की पावर सीक्वेंस 5 के बराबर है, लेकिन उसे हैंडल करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तुम चार्ली पर डर्क का इस्तेमाल कर सकते हो और मोनसॉरस घोस्ट से मिलने की अपनी किस्मत को उसके साथ स्वैप कर सकते हो।
मोनसोरस घोस्ट के सुजाना मैटिस को मारने के बाद तुम घोस्ट से मिलने के उस फेट को वापस चाकू में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये एक मजाक था। इस प्लान में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। इसे पूरा करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। पहली बात, मोनसोरस घोस्ट शायद सिर्फ उन्हीं को मारता है जो उसके सामने आते हैं। दूसरी बात, अगर मोनसोरस घोस्ट सुजाना मैटिस को मार भी देता है तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम चार्ली को अफेक्ट किए बिना समय पर फेट को बदल नहीं पाओगे। तीसरी बात, चार्ली को अनाथ नहीं होना चाहिए। उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स शायद अभी भी जिंदा हों। कोई नहीं जानता कि क्या मोनसोरस घोस्ट मारने के लिए ट्रायर को छोड़ देगा। चौथी बात, मोनसोरस घोस्ट शायद सुजाना मैटिस को मारने में एबल ना हो। पांचवी बात, चार्ली ने खुद एडमिट किया कि वो और सुजाना मिस्टिकली पति पत्नी के रूप में बंधे हुए हैं। मैं ये सब मेनली तुम्हें उस रास्ते पर जाने से डिस्करेज करने के लिए कह रही हूँ। चार्ली को होस्टेज के रूप में इस्तेमाल करना सजेस्ट करता है कि तुम ऐसे रिस्क लेने के लिए इंक्लाइंड हो। एक्चुअली ये सिचुएशन एक क्राइसिस और एक अपॉर्चुनिटी दोनों प्रेजेंट करती है। तुम्हारे लिए बेस्ट सोल्यूशन सुजाना मैटिस के पैदा किए गए खतरे से निपटने के लिए मिस्टर के से मदद मांगना है। याद रखो, मदद मांगना रिलेशनशिप बनाने और किसी का भरोसा जीतने का एक इफेक्टिव तरीका है। बेशक दूसरी पार्टी विलिंग और कैपेबल होनी चाहिए। तुम अपना पोटेंशियल शो कर सकते हो और मिस्टर के को दिखा सकते हो कि तुम वैल्यूएबल हो। मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी से मिस्टर के का इनिशियल ट्रस्ट जीत सकते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकते हो। लेटर पर लुमियन का इनिशियल रिएक्शन ये था कि मैडम मैजिशियन रैम्बल और डिग्रेस करने की टेंडेंसी रखती थी। ऐसा लगता था कि वो फालतू के बहाने ढूंढने में एंजॉय करती थीं और अक्सर एब्सर्डिटी की हद तक जाने वाले आइडियाज एंटरटेन करती थीं। ये मैडम हेला के संक्षिप्त और पॉलिश्ड रिप्लाई के बिल्कुल अपोजिट था। ये राइटिंग स्टाइल मैडम मैजिशियन का ट्रेडमार्क होना चाहिए। लुमियन ने अपने होंठ भींचे, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को समन किया और एक फ्लेम जलाई जिससे उसके हाथ में मौजूद पेपर जल गया। 2 लेटर्स को पढ़ने के बाद उसने सुजाना मैटिस के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलन मरकरी का इस्तेमाल करने का आइडिया छोड़ दिया। उनके फेट एक पल से भी ज्यादा समय के लिए जुड़ गए थे। ये मोनसोरस घोस्ट से मिलने के फेट को मिटाने जितना सिंपल नहीं हो सकता था। तुलना में मिस्टर के की असिस्टेंस मांगना वाकई में एक इफेक्टिव सॉल्यूशन था जिसके बारे में लुमियन ने नहीं सोचा था। ये जल्दी से उसके और मिस्टर के बीच के गैप को पाट सकता था जिससे मैडम मैजिशियन का मिशन पूरा हो जाता। एक मोमेंट के लिए सोचने और ये डिसाइड करने के बाद कि मिस्टर के को कैसे अप्रोच किया जाए और अपनी वर्थ कैसे डेमोन्स्ट्रेट की जाए, लुमियन ने ग्रेश ब्लू वर्कर की यूनिफॉर्म पहनी, एक डार्क ब्लू कैप लगाई और रूम 207 से निकल गया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने पर लुमियन ने चार्ली को एंट्रेंस के पास खड़े देखा जिसने लिनेन शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। तुम क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराहट के साथ पूछा। चार्ली ने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। सीएल, क्या तुम मेरे साथ पॉन शॉप आ सकते हो? मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट और लंच ट्रीट दूंगा। एस्टेब्लिशमेंट का ऑफिशियल नाम पॉन ब्रोकर शॉप या पॉन शॉप कंपनी था। पॉन शॉप? लुमियन चार्ली के पास गया और अपनी आवाज धीमी कर ली। क्या तुम ठीक हो? चार्ली ने चारों ओर देखा और एक कड़वी मुस्कान दी। उन्होंने कहा कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है सुजाना, वो इविल स्पिरिट प्यूरिफाई हो चुकी है। चाहे कोई इश्यू हो या ना हो, लाइफ को चलते रहना चाहिए। हाँ, मैंने ये एक होटल गेस्ट से सुना था। काफी सोफिस्टिकेटेड लगता है ना? वैसे भी हमारे जैसे लोगों के लिए काम के बिना एक दिन हमें फाइनेंशियल बर्बादी की कगार पर खड़ा कर देता है। हमें जल्द ही फिर से भूख लगेगी। मुझे कैश के लिए डायमंड नेकलेस को गिरवी रखना होगा। तुम्हें पता है, सिर्फ कैश ही लोगों को सिक्योरिटी का सेंस देता है। कपड़े और ज्वेलरी ऐसा नहीं कर सकते। खाना भी कम है। इस पॉइंट पर चार्ली की एक्साइटमेंट बढ़ गई। मैडम एलिस ने कहा कि नेकलेस 1500 वर्ल्ड डीओर का है। अगर मैं इसे गिरवी रखता हूँ तो मुझे लगभग 1000 मिलने चाहिए। मेरे भगवान, मैंने पहले कभी 1000 वर्ल्ड डीओर नहीं देखे। अगर मैं अटेंडेंट फोरमैन भी बन जाऊं तो इतना बचाने में मुझे सालों, शायद एक दशक से भी ज्यादा लग जाएंगे। जब समय आएगा हम र्यूडेस ब्लाउज ब्लांच के एक कैफे में लंच करेंगे। मुझे डुआर ब्रोथ, रेड वाइन सॉस में कोर्स सॉल्ट बीफ और एप्पल टेंडरलॉइन चाहिए। क्या तुमने होटल डू सिग्ने ब्लैंक में डिशेस के नाम के अलावा और कुछ नहीं सीखा? लुमियन बड़बड़ाया और थॉटफुली पूछा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं? चार्ली हंसा। मैं इतना पैसा अकेले ले जाने में डरूंगा। सीएल, शायद तुम्हें अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ये सोचना कि हर कोई एक चोर है जो तुम्हें सड़कों पर लूट लेगा। जब मुझे नेकलेस मिला था तब मुझे वैसा ही फील हुआ था। मैं इतना नर्वस था कि लगभग बेहोश हो गया था। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? हाँ,
लुमियन मुस्कुराया। मुझे शायद वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। अभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं वह हूँ जो दूसरों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं उन्हें लूटना चाहता हूँ। मार्गो को ही ले लो, जिसने अभी अभी 1000 वर्ल्ड डी और से ज्यादा दिए थे, जो डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए लगभग काफी थे। चार्ली की मुस्कान जम गई। कुछ सेकंड के बाद उसने एक मुस्कान देने की कोशिश की और कहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पॉन शॉप चलो। उसने सीएल के पैसे कमाने के मीन्स पर सीरियसली डाउट किया था। उसका पड़ोसी क्लियरली कैपेबल और स्मार्ट था, लेकिन वो नौकरी खोजने की जल्दी में नहीं था। वो रोज इधर उधर घूमता था, बिना किसी पैसे की परेशानी के, लेकिन होटल डू सिग्ने ब्लैंक में नहीं, बल्कि ऑबर्ज डू कोक डियोर में रहता था। ये याद करते हुए कि कैसे सीएल ने पुलिस स्टेशन में घुसने के लिए एक लॉयर का भेष बनाया था, वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और सुजाना मैटिस के खतरे से बचने में उसकी मदद की थी, चार्ली को लगा कि एक छोटी सी चिंता थी। भले ही सीएल एक चोर, लुटेरा या कॉन आर्टिस्ट हो, वो वही है जिसने मेरी मदद करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। चार्ली के डरे हुए एक्सप्रेशन से खुश होकर लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम किस पॉन शॉप जा रहे हो? मैंने सुना है कि क्वार्टियर डी ला ऑब्जर्वेटोरे के पॉन शॉप्स बेहतर प्राइस देते हैं। चार्ली पहले ही डिसाइड कर चुका था। लुमियन ने सिर हिलाया। मैं एक्चुअली क्वार्टियर डी ला ऑब्जर्वेटोरे की तरफ ही जा रहा हूँ। उसने ओस्टाट्रूल से मिस्टर के की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगने का प्लान बनाया था। चार्ली रोमांचित था। उसने लुमियन को बारबेक्यू पाई, क्रीम बन और प्लम वाइन की ट्रीट देने के लिए भारी भरकम एक वर्ल्ड डियोर खर्च किया। नेचुरली इसमें उसका अपना हिस्सा भी शामिल था। लुमियन ने ग्रेशियसली एक्सेप्ट किया। लियो एनार्की से बाहर निकलते समय चार्ली सहम गया जब उसने लुमियन को सीधे पब्लिक कैरेज साइन की ओर जाते देखा। उसने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित किया कि कोई पास में नहीं है, और फुसफुसाया, पिछली रात तुमने कहा था कि तुम्हारे ब्लेड को कर्स्ड ब्लेड कहा जाता है। क्या वाकई इससे कटने वाले किसी भी व्यक्ति की पूरी फैमिली मर जाएगी? सुजाना मैटिस से मिलने से पहले चार्ली ने कभी ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं किया था। भले ही उसने उनके बारे में सुना था, वे सिर्फ डींगे मारने और लंबी कहानियों के लिए चारा थी। लेकिन अब वो मदद नहीं कर सका, लेकिन वंडर करने लगा कि क्या सीएल वाकई में एक मिस्टिकल वेपन रखता था। लुमियन चार्ली की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। इसे ट्राई करना चाहते हो? चार्ली कांप गया और दबे मन से मुस्कुराया। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। करते हो? खैर, मैं पिछली रात सुजाना मैटिस को सिर्फ ब्लफ कर रहा था। मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मर चुका होता। लुमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरे द्वारा बनाई गई कर्स्ड ब्लेड की कहानी जानी पहचानी नहीं लगती? तुमने मोंटसोरिस घोस्ट लीजेंड के बारे में सुना होगा, जब उस पागल को अपनी क्लैरिटी का दौरा पड़ रहा था, है ना? चार्ली की आंखें रियलाइजेशन में चौड़ी हो गईं। यही तो है, ये मोंटसोरिस घोस्ट लीजेंड पर एक स्पिन है। सीएल धोखे का मास्टर है। एक ऑर्डिनरी इंसान उस मेलेवलेंट स्पिरिट सुजाना मैटिस को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा और हमारी जान बचा ली। मैं केवल बार में लंबी कहानियां सुनाता हूँ और कभी कभी झूठ बोलता हूँ। मैं उसकी तुलना करने की शुरुआत भी नहीं कर सकता। उसके पास गट्स और स्मार्ट्स हैं। ऐसा इंसान बड़ा काम करने के लिए ही बना है। ये देखते हुए कि चार्ली ने वाकई में उस झूठ पर विश्वास कर लिया था जो उसने अभी अभी बुना था, लुमियन ने अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश की। उसने ईमानदारी से पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं? क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? चार्ली दंग रह गया और एक डरे हुए खरगोश की तरह साइड में कूद गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कर्स्ड ब्लेड असली हो? क्या वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे कौन से फैमिली मेंबर्स हैं? लुमियन अब अपनी हंसी नहीं रोक सका। तुम वाकई में डरे हुए नहीं हो ना? क्या तुम बहुत आसानी से प्रैंक नहीं हो जाते? चार्ली ने इडियट इंस्ट्रूमेंट के ख्याल से परेशान होकर अपना माथा पीटा। वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सका कि सीएल की कौन सी बातें झूठी थीं और कौन सी सच। हालांकि प्रैंक होने के बाद उसे और भी यकीन हो गया कि कर्स्ड ब्लेड नकली था और मोंटसोरिस घोस्ट लीजेंड पर बेस्ड था। सीएल को दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे फैब्रिकेशंस का इस्तेमाल करना पसंद है, बिल्कुल इडियट इंस्ट्रूमेंट की तरह। कर्स्ड ब्लेड की कहानी एक अच्छी कहानी है। अब जब ये मेरी है तो मैं आज रात बार में लोगों को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वे दोनों एक पब्लिक कैरेज में क्वार्टियर डी ला ऑब्जर्वेटोरे पहुंचे। फिल की पॉनब्रोकर शॉप को फाइनली खोजने से पहले चार्ली ने कई बार डायरेक्शन पूछी। 7 मंजिला ऑफ वाइट बिल्डिंग में स्थित, इसमें पिलर्स, आर्च, रिलीफ स्कल्प्टर्स और बड़ी खिड़कियां थीं। ग्रैंड एंट्रेंस के ऊपर ये शब्द खुदे हुए थे, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। किसी भी आइटम को गिरवी रखने की फ्रीडम, गिरवी रखने आने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव करने की इक्वालिटी।
लो बॉल प्राइसेस के हर अवसर को जब्त करने की फ्रेटर्निटी। लुमियन क्रिटिसाइज किए बिना नहीं रह सका। एक पॉन शॉप के लिए अपने दरवाजे पर रिपब्लिक का पॉलिटिकल स्लोगन तराशना कितना रिडिकुलस है। हॉल के अंदर कई काउंटर्स थे जिनके सामने बेंचों की कतारें थीं। उस मोमेंट में दर्जनों लोग वहां बैठे थे, क्लर्क द्वारा उनके आइटम्स को अप्रेस करने और उनका नंबर पुकारने का इंतजार कर रहे थे। चार्ली को आसानी से एक खाली काउंटर मिल गया और उसने डायमंड नेकलेस सौंप दिया। उसे आइटम के नाम और अप्रेजल के लिए कोरेस्पॉन्डिंग नंबर के साथ एक स्लिप मिली। जल्द ही काउंटर से चार्ली का नंबर पुकारा गया। वो एंटिसिपेशन के साथ वहां गया, लेकिन वापस ऐसे लौटा जैसे उसकी आत्मा कुचल दी गई हो। लुमियन, जो हॉल में अखबार देख रहा था, ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या हुआ? चार्ली मधोशी में बोला, उसकी आवाज निराशा से भरी थी। वो नेकलेस नकली है। इसकी कीमत केवल 12 वर्ल्ड डियोर है। चैप्टर 144 कंडीशंस। नकली? लुमियन की दाईं भौं फड़कने लगी, जैसे किस्मत बेरहमी से चार्ली का मजाक उड़ा रही हो। चार्ली ने अपने कमजोर प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया था और कई दिनों तक मैडम एलिस के साथ बिस्तर पर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो एक जानलेवा मुकदमे में फंस जाए और एक अप्रेंटिस अटेंडेंट की अपनी नौकरी खो दे। ये सब एक नकली डायमंड नेकलेस के लिए। किसी वजह से लुमियन को फेट को चुनौती देने की अचानक इच्छा महसूस हुई। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो इस फीलिंग को हटा नहीं सका। भाड़ में जाए ये इनएविटेबल डेस्टिनी। तुम मेरा मजाक उड़ाती हो, तो मैं बदले में तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा और तुम्हें प्रोवोक करूंगा। उस पल में लुमियन प्रोवोकर के एक्टिंग प्रिंसिपल्स के एक और एस्पेक्ट को समझने लगा, भले ही कच्चे और इम्प्रिसाइज तरीके से। उसने चार्ली को देखा और थॉटफुली पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैडम एलिस ने तुमसे झूठ बोला, या पॉन शॉप ने तुम्हारी डेस्परेट सिचुएशन देखी, ये जानते हुए कि तुम नेकलेस की ऑथेंटिसिटी का पता नहीं लगा सकते और इसे सबसे कम पॉसिबल प्राइस देने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया? मैं नहीं जानता। चार्ली बेबस और दर्द में था। एक पॉज के बाद उसने मुश्किल से आगे कहा, मुझे शक है कि ये मैडम एलिस है। देखो, यहाँ बहुत सारे लोग अपना सामान गिरवी रख रहे हैं। अप्रेजर्स हर दिन दर्जनों या सैकड़ों आइटम्स को हैंडल करते हैं, जिनमें से ज्यादातर कीमती होते हैं। वे मुझसे बस झूठ नहीं बोल सकते, है ना? वो ऐसा कैसे कर सकती? चार्ली आगे नहीं बोल सका। क्या पॉन शॉप सबको इक्वली धोखा नहीं दे सकते? ऑफर को जितना हो सके उतना कम करना, खासकर महंगी चीजों के लिए? लुमियन ने नफरत से कहा, क्यों नहीं? कई अमीर लोग दया और कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत नहीं बनाते। अगर वे तुम्हें एक नकली चीज से ठग सकते हैं, तो तुम्हें असली चीज क्यों दे? शायद मैडम एलिस उन्हीं लोगों में से एक है। वो शायद उतनी अमीर भी ना हो। वो तुम जैसे सीधे सादे लड़के को ठगने के लिए होटल डू सिग्ने ब्लैंक में रहने पर भरोसा करती थी। लुमियन हर अमीर व्यक्ति पर अविश्वास नहीं करता था। कई लोगों ने टैलेंट, कड़ी मेहनत और अवसर के माध्यम से अपनी किस्मत बनाई थी, जैसे और। लुमियन की बातों से चुभकर चार्ली का चेहरा गुस्से से मुड़ गया। वो कड़वाहट से अपने आप से बुदबुदाया, ये सही है। इस समय के दौरान मैडम एलिस ने मुझे एक बार भी भरपेट खाना नहीं खिलाया। वो मुझे केवल रात के 7 या 8 बजे अपने कमरे में बुलाती है सर्विस के लिए। तुम बहुत भोले हो। क्या तुम वाकई रीम से हो? लुमियन खुद को फेसपाल्म करने से नहीं रोक सका। वो खड़ा हुआ और बोला, वो नेकलेस वापस ले लो। चलो दूसरी पॉन शॉप ट्राई करते हैं। क्या होगा अगर ये असली है? चार्ली दंग रह गया। ठीक है, ठीक है। वह भी संतुष्ट नहीं था। लुमियन ने उसे उकसाया, सतर्क रहो, हम उन्हें नेकलेस बदलने नहीं दे सकते। हाँ, चार्ली ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। मैं हाल ही में डेली उस नेकलेस को स्टडी कर रहा हूँ और मैंने हर डिटेल को याद कर लिया है। डायमंड नेकलेस वापस लेने के बाद लुमियन चार्ली के साथ क्वार्टियर डी ल ऑब्जर्वेटोरी की 2 और पॉन शॉप्स पर गया। अप्रेजल के रिजल्ट्स पहले जैसे ही थे। नेकलेस नकली था और इसकी कीमत केवल 11 से 15 वर्ल्ड डियोर थी। चार्ली की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और वो टूट गया। लुमियन ने उसकी ओर देखा और दिलासा दिया, कम से कम तुम्हें 1 दर्जन वर्ल्ड डियोर मिल सकते हैं। ये तुम्हें 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक चलाएगा। उस पैसे से तुम रियू डेस ब्लाउज ब्लांच के कैफे में वेटर्स के लिए ड्रिंक्स खरीद सकते हो और उनसे एक नई नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए कह सकते हो। किराए समेत चार्ली दिन में लगभग 1 वर्ल्ड डियोर खर्च करता था। अगर उसने अंडरग्राउंड बार जाना छोड़ दिया तो उसके खर्चे और भी कम हो जाएंगे। हाँ, चार्ली ने आह भरी। वह पूरी तरह से निराश था, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद उसे उम्मीद की एक किरण मिली। लुमियन सजेस्ट करने से पहले झिझका, हम अन्य पॉसिबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यहाँ की पॉन शॉप्स के पास कम्युनिकेट करने के गुप्त तरीके हो सकते हैं।
वे विशेष रूप से तुम जैसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते और बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के कीमती सामान गिरवी रखते हैं। नेकलेस को अप्रेजल के लिए एक स्पेशलाइज्ड ज्वेलरी शॉप पर ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? हमें फीस देनी होगी। चार्ली का चेहरा चिंता से भर गया। अगर अप्रेजल ने इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म कर दी तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये नकली निकला तो उसकी पहले से ही मामूली संपत्ति 1/3 या आधी तक कम हो जाएगी। लूमियन ने आ भरी और ऑफर दिया, डायमंड नेकलेस मुझे थमा दो और मैं तुम्हारे लिए इसे अप्रेज करने के लिए एक दोस्त ढूंढ लूंगा, एक जो चार्ज नहीं करेगा। तुम्हारे पास दिन गुजारने के लिए अभी भी कुछ कैश बचा है ना? मेरे पास 2.6 वर्ल्ड डी और बचे हैं। अपनी आंखों में उम्मीद के साथ चार्ली ने डायमंड नेकलेस लुमियन को सौंप दिया। जैसे ही लुमियन ने नेकलेस को अपनी जेब में रखा, वो मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि अप्रेजल इसे असली साबित कर दे, लेकिन मैं तुम्हें एक नकली वापस कर दूं और दावा करूं कि पॉन शॉप्स के असेसमेंट में कोई समस्या नहीं है। चार्ली का चेहरा एक बार फिर तन गया। एक पल के बाद उसने सांस छोड़ी और एडमिट किया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। इसके अलावा मैंने पहले ही इसे नकली मान लिया है। लुमियन ने चार्ली को विदा किया और प्लेस डू पुर्गाटोयर की ओर चल पड़ा। डॉट 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 कैटकॉम्स के पास ओस्टा ट्रूल हुडेड ब्लैक रोब पहने अलाव के सामने अपनी कस्टमरी सीट पर बैठा था। लुमियन पास आया और मजाक के लहजे में पूछा, क्या तुम कभी अपना इलाका नहीं बदलते? ओस्टा हंसा और जवाब दिया, मेरी डिवाइनेशन और इंटरप्रिटेशन स्किल्स काफी एक्यूरेट हैं। कई लोगों ने अपने दोस्तों को मुझसे मिलवाया है। अगर मैं लोकेशन बदल दूं तो क्या मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं खो दूंगा? वे सब वर्ल्ड डी और हैं। क्लाइंट से तुम्हारा क्या मतलब है? वे साफ तौर पर मूर्खों का झुंड है, लुमियन ने आधे मजाक और मजाक उड़ाते हुए कहा। ओस्टा ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। लुमियन ने पूछा, मुझे मिस्टर के साथ कुछ डिस्कस करना है। मैं उन तक कैसे पहुंच सकता हूं? तो वह यहाँ मेरे लिए नहीं है। ओस्टा ने राहत की सांस ली और जल्दी से जवाब दिया, कोई भी जिसने गैदरिंग में भाग लिया है वो सीधे साइकिक के हेडक्वार्टर जा सकता है, जो उसी बिल्डिंग में स्थित है जहां हमारी गैदरिंग हुई थी। 19 र्यूस केयर पर रूम 103 को 3 लंबी, 2 छोटी और 1 लंबी बीट के साथ नॉक करें। कोई आपको मिस्टर के से मिलने के लिए ले जाएगा। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक लेटर भेज सकते हैं। इसे रूम 103, 19 र्यूस केयर एवेन्यू डू बुलेवार्ड पर एड्रेस करें। रिसिपिएंट गुइलाउम पियरे है। कितना नकली नाम है। नॉक करने की रिदम गैदरिंग से अलग है। मिस्टर के ने मुझे ये कभी नहीं बताया। क्या उन्हें लगा कि ओस्टा मुझे इन्फॉर्म कर देगा? लुमियन ने सिर हिलाया, ओस्टा को विदाई दी और वापस ऊपर आ गया। कैटकॉम्स के एंट्रेंस पर उसने सफेद मोमबत्तियां लिए हुए विजिटर्स के एक ग्रुप को देखा, जो एडमिनिस्ट्रेटर के पीछे पीछे नेचुरल तरीके से बने आर्च से होकर डेथ एम्पायर में जा रहे थे। अपनी नजरें हटाते हुए लुमियन ने एवेन्यू डू बुलेवार्ड पर 19 र्यूस केयर के लिए एक पब्लिक कैरेज ली। उसने अपनी कैप नीची की और रूम 103 पर नॉक किया। गहरे लाल रंग का लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला, जिससे कंधे तक भूरे बालों वाला एक हैंडसम युवक दिखाई दिया, जो एक आर्टिस्ट जैसा लग रहा था। लड़के ने कुछ सेकंड तक अपनी गहरी भूरी आंखों से लुमियन को गौर से देखा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं सीएल हूं। मुझे मिस्टर के से बात करनी है, लुमियन ने रूखेपन से जवाब दिया। नौजवान ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे किसी धीमी आवाज को सुन रहा हो। जल्द ही उसने लुमियन को निर्देश दिया, मेरे पीछे आओ। लड़का उसे एक विंटेज स्टाइल वाले कमरे में ले गया और ड्रेसिंग एरिया के भीतर छिपे एक सीक्रेट दरवाजे को खोला। एक सीढ़ी अंडरग्राउंड नीचे जाती थी, जिसकी दोनों तरफ की दीवारें ब्लैक ग्रिड्स में बंद गैस लैंप से सजी थीं। लुमियन बेसमेंट में दाखिल हुआ और एक खाली चैम्बर में पहुंचने से पहले एक छोटे कॉरिडोर को पार किया। उसे संदेह था कि अन्य एग्जिट्स भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ संभवतः अंडरग्राउंड ट्रायल के एरियाज से जुड़े थे। उस पल में मिस्टर के एक लाल आर्मचेयर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा उनके बड़े हुड की छाया से छिपा हुआ था। गैदरिंग के ऑर्गेनाइजर ने लुमियन को बिना कुछ बोले स्टडी किया, जिससे डराने वाली हवा पैदा हुई। लुमियन ने अपनी कैप को नीचे दबाया और मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मिस्टर के, मुझे आपकी असिस्टेंस की जरूरत है। जो कीमत मुझे चुकानी होगी वो आपका कॉल है। मिस्टर के गहरी कर्कश आवाज में पूछने से पहले कुछ सेकंड तक चुप रहे। क्या पॉइजन स्पर्म मॉब को पता है कि तुमने मार्गो को मारा है? जैसा कि उम्मीद थी। लुमियन को आश्चर्य नहीं हुआ कि मिस्टर के पास उसके बारे में जानकारी थी। जब वो गैदरिंग में शामिल हुआ था तो उसने जानबूझकर अपने चेहरे को पट्टियों में लपेट लिया था, ताकि मार्गो को मारते समय जैसा उसका अपीयरेंस था वैसा ही दिखे। वो चाहता था कि मिस्टर के इस बारे में अवेयर हों और उसकी वर्थ और इम्पल्सिव नेचर को देखें। इससे मिस्टर के का भरोसा जीतने में भी मदद मिल सकती थी। लुमियन ने अपना सिर हिलाया। ये एक और प्रॉब्लम है।
लुमियन ने चार्ली के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया और कैसे उसने उसे उसकी मुश्किल से निकलने में मदद की थी, केवल सुजाना मैटिस द्वारा तिरस्कार किए जाने और उस अजीब जीव द्वारा लगभग मारे जाने के लिए। किस्मत से ऑफिशियल बियॉन्डर्स समय पर पहुंच गए थे। उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने बहुत ज्यादा डिटेल्स भी शेयर नहीं की। ये उस जानकारी के साथ मेल खाता था जो उसने गैदरिंग में मांगी थी। मिस्टर के ने ध्यान से सुना और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए? डिवाइन प्रोटेक्शन? क्या तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो? बस प्रोटेक्शन। लुमियन ने चुपचाप सोचा और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मिस्टर के ने कर्कश आवाज में कहा, वो जीव संभवतः एक सोल टाइप बीइंग है जो एक इविल स्पिरिट के समान है। नॉर्मली जब तक तुम मार्केट डिस्ट्रिक्ट छोड़ देते हो वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने स्पष्ट रूप से इस मामले में रुचि ली है। अगर तुम अभी हिलते हो तो तुम शक पैदा कर सकते हो। इसके अलावा अगर सुजाना मैटिस तुम्हें याद रखती है या तुम्हें मार्क भी करती है तो तुम पर कहीं भी हमला किया जा सकता है। कई एबिलिटीज डिस्टेंस लिमिटेशंस को पार कर सकती हैं। उस जीव को सच में अपना इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन दोनों लेडीज ने मुझे जाने का सुझाव नहीं दिया। लुमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर के जानबूझकर बोले, मैं कुछ प्रोटेक्शन ऑफर कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वो क्या है? लुमियन ने उत्सुकता से पूछा। मिस्टर के ने अपने हाथ आपस में जोड़े और कहा, मार्केट डिस्ट्रिक्ट में किसी भी गैंग में शामिल हो जाओ और एक लीडर बनो। तो मिस्टर के पीछे का ऑर्गेनाइजेशन मार्केट डिस्ट्रिक्ट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है। लुमियन बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर के ने धीरे से सिर हिलाया और अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं तर्जनी अंगुली को पकड़ा। फिर उन्होंने अंगुली को जोर से खींच लिया, जिससे एक खूनी घाव और भूतिया सफेद हड्डियां दिखाई देने लगीं। लुमियन ये नजारा देखकर सहम गया। आश्चर्यजनक रूप से मिस्टर के घाव या अंगुली से कोई खून नहीं बह रहा था। इसके बजाय ये किनारे पर मंडराता रहा, मुड़ता और सिकुड़ता रहा, जैसे जैसे ये धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इसे अपने साथ ले लो, ये क्रिटिकल मोमेंट्स में तुम्हारी मदद कर सकता है। मिस्टर के ने कटी हुई अंगुली लुमियन की ओर फेंक दी। उनके बिना उंगली वाले बाएं हाथ का मांस हिंसक रूप से तड़प रहा था, जैसे कि कोई नया अंग उगने वाला हो। लुमियन ने फुर्ती से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हवा में ही कटी हुई अंगुली को लपक लिया। इसके वजन और गर्माहट को महसूस करते हुए, जो अभी तक खत्म नहीं हुई थी, वो हैरान भी था और परेशान भी। उसने अनुमान लगाया था कि मिस्टर के उसे किसी तरह का प्रोटेक्शन ऑफर करेंगे, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो आदमी अपनी ही अंगुली तोड़कर उसे थमा देगा और दावा करेगा कि ये मुश्किल समय में हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्या यह कोई भद्दा मजाक था? एक कटी हुई अंगुली की संदिग्ध यूटिलिटी को एक तरफ रखते हुए, क्या मिस्टर के को अपने शरीर का एक टुकड़ा सौंपने के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं थी? मिस्टिसिज्म की दुनिया में किसी के मांस और खून में बहुत पावर होती है। गलत हाथों में पड़ने पर इनके भयानक नतीजे हो सकते हैं। कोई भी बिना वजह किसी डरावने अभिशाप का टारगेट नहीं बनना चाहता था। मिस्टर के की काबिलियत और मिस्टिसिज्म के उनके नॉलेज को देखते हुए, यहाँ तक कि वो एक नोटरी की तरह काम कर सकते थे, लुमियन को शक हुआ कि उस आदमी के पास अपने मांस के साथ अलग होने के खतरों को खत्म करने का कोई तरीका होगा। इसीलिए उसने अपनी ही अंगुली काटने और उसे सौंपने की हिम्मत की थी। इसके अलावा वो कटी हुई अंगुली क्लियरली जादू से भरी हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं फॉलन मरकरी का इस्तेमाल करके इस अंगुली को काटते समय खून निकालकर मिस्टर के साथ मोन्सॉरिस घोस्ट से मिलने की संभावना को ट्रेड कर सकता हूँ। कोडू के प्रैंकस्टर किंग के रूप में लुमियन के पास कभी भी अजीब आइडियाज की कमी नहीं थी। अपनी इच्छा को दबाते हुए उसने अपनी नजर अंगुली से हटाकर वापस मिस्टर के पर डाली। अब तक मिस्टर के ने एक नई अंगुली उगा ली थी, जो थोड़ी नम थी और नाजुक गोरी खाल से ढकी हुई थी। थैंक यू, लुमियन बुदबुदाया और कटी हुई अंगुली को अपनी स्लेट ब्लू वर्कर यूनिफॉर्म की जेब में रख लिया। मिस्टर के ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम जा सकते हो, हमारा एग्रीमेंट मत भूलना। एक और चीज। लुमियन ने वो डायमंड नेकलेस निकाला। क्या आप मुझे ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि ये असली है या नकली? मुझे इसके बदले कुछ कैश चाहिए। वो पहले से ही मिस्टर के का कर्जदार था, उसे थोड़ा और कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर वो कर्ज नहीं चुका पाया तो ज्यादा से ज्यादा वो खुद को मिस्टर के पीछे वाले ऑर्गेनाइजेशन को बेच देगा। यही लुमियन का एंड गेम था। मिस्टर के ने उस अटेंडेंट को इशारा किया जो लुमियन को अंडरग्राउंड लाया था कि वो डायमंड नेकलेस लेकर उन्हें दे, और उन्होंने उसका एग्जामिनेशन किया। अपनी आंख के कोने से लुमियन मिस्टर के हुड के नीचे के सायों से एक गोल्डन चमक निकलते हुए देख सकता था। कुछ सेकंड बाद मिस्टर के ने नेकलेस वापस अटेंडेंट को थमा दिया। ये नकली है,
हालांकि कारीगरी काफी इंप्रेसिव है, ये 50 वर्ल्ड डियोर के लायक है। ठीक है। लुमियन ने अपनी निराशा छिपाने की जहमत नहीं उठाई और आगे कहा, मुझे आइडेंटिफिकेशन पेपर्स के एक सेट की भी जरूरत है। एक बड़ा कारण कि वो ऑबर्ज डू कोक डियोर में रह रहा था, ये था कि उन्हें आईडी की जरूरत नहीं थी। मिस्टर के कंफर्मेशन के बाद लुमियन ने 19 र्यूस्कियर छोड़ दिया और ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन के लिए एक पब्लिक कैरेज पकड़ी। उसके विचार बिना शक पैदा किए एक गैंग में शामिल होने, कटी हुई अंगुली के मकसद पर सोचने और नकली डायमंड नेकलेस के लिए पॉन शॉप्स को ज्यादा पैसे देने के तरीके खोजने के बीच भटक रहे थे। कम से कम 30 वर्ल्ड डियोर। इन ख्यालों के बीच एक आइडिया उसके दिमाग में साफ होने लगा। साथ ही उसने दोपहर से पहले ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन और क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक में कुछ सेफ हाउस खोजने का प्लान बनाया, उस तरह के जिनमें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत ना हो। मेरे पास अभी भी 850 वर्ल्ड डियोर और 24 कुपेट बचे हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोकर एंथनी रीड के लिए 400 अलग रखने के बाद मेरे पास 450 वर्ल्ड डियोर बचेंगे। मैं 2 या 3 सेफ हाउस किराए पर ले सकता हूँ। लुमियन ने सावधानी से अपनी बाकी बची संपत्ति का हिसाब लगाया। उसने अपने होंठ भींचे। उसे रूम लेने से पहले मिस्टर के की कटी हुई अंगुली को ऑबर्ज डू कोक डियोर में छोड़ने की जल्दबाजी महसूस हुई। दोपहर 3 बजे तक लुमियन को र्यूडेस ब्लाउज ब्लांच पर ले मार्चे डू क्वार्टियर डू जेंटलमैन और र्यूडेस पाविस पर क्वार्टियर डू जार्डिन बोटानिक दोनों में कमरे मिल गए थे, जिनमें से किसी को भी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। नेचुरली ऐसी प्राइवेसी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज था। पहला वाला ऑबर्ज डू कोक डियोर के रूम 207 से थोड़ा ही बेहतर था, जिसकी कीमत 6 वर्ल्ड डियोर पर वीक थी। दूसरा ओस्टाट्रूल के किराए के अपार्टमेंट जैसा था, जहां दक्षिण के फैक्ट्री वर्कर्स रहते थे, और इसकी कीमत 10 वर्ल्ड डियोर पर वीक थी। लुमियन ने 4 हफ्ते का किराया एडवांस में दिया, लेकिन उसे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। ऑबर्ज डू कोक डियोर लौटकर उसने कुछ देर के लिए मेंस एस्थेटिक्स को पढ़ा और अपनी तीखी नाक नक्श को कोमल बनाने, साए डालने और अपनी भौहें ट्रिम करने के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया। जल्द ही लुमियन ने अपना इनिशियल भेष पूरा कर लिया, जिससे वो 20 साल के बीच का एक ऑर्डिनरी दिखने वाला आदमी बन गया, जिसकी हवा खतरनाक थी। अपने सुनहरे काले बालों को संवारने के बाद उसने एक डार्क ब्लू कैप पहनी, मिस्टर के की कटी हुई अंगुली ली और एवेन्यू डू मार्चे पर साले डी बाल ब्रिस की ओर चल पड़ा। बाकी मेहमानों के उलट वो सीधे अंदर नहीं गया। इसके बजाय वो खाकी बिल्डिंग और अनगिनत खोपड़ियों से बनी सफेद गोल मूर्ति के बीच रुक गया और एंट्रेंस पर पहरा दे रहे 2 गैंगस्टर्स से कहा, मुझे बैरन ब्रिग्नेस से मिलना है। उनके जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे कहा, बैरन से कहो कि ये सीएल है हमारी पिछली मुलाकात से। वो मुझसे दोबारा मिलकर खुश होंगे। 2 गैंगस्टर्स ने एक दूसरे को देखा। बैरन के बिजनेस में देरी करने की हिम्मत नहीं की। उनमें से एक बॉलरूम के अंदर चला गया। 5 मिनट से भी कम समय में वो गैंग मेंबर दोबारा बाहर आया और लुमियन से कहा, बैरन चाहते हैं कि आप उनसे वहीं मिलें जहां आपने उन्हें पिछली बार देखा था, 2nd फ्लोर का कैफे। लुमियन मुस्कुराया। जेब में हाथ डाले वो सीढ़ियों से ऊपर गया और साले डी बाल ब्रिस में दाखिल हुआ, जहां उसने महोगनी कलर के पाइप के साथ बैरन ब्रिग्नेस को देखा। वो सज्जन ब्लैक पतले ट्वीड सूट में थे। पास में एक हाफ टॉप हैट रखी थी और उनके बाएं हाथ पर एक चमकती हुई अंगूठी थी। 4 गुंडों ने उन्हें घेरा हुआ था। बैठो। बैरन ब्रिग्नेस की भूरी आंखों ने कमरे को स्कैन किया। उनकी मुस्कान ने मेज के पार वाली सीट की ओर इशारा किया। लुमियन पास आया और बैठ गया। बैरन ब्रिग्नेस के तीखे फीचर्स और नेचुरली घुंघराले भूरे बालों को स्टडी करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून, हम फिर मिलते हैं। बैरन ब्रिग्नेस ने पाइप के निचले हिस्से को थपथपाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? लुमियन ने चार्ली का नकली डायमंड नेकलेस निकाला और शांति से कहा, मेरी आर्थिक हालत खराब है और मैं ये नेकलेस आपको गिरवी रखना चाहता हूँ। इसकी कीमत 1500 वर्ल्ड डियोर है, मैं 1000 ले लूंगा। बैरन ब्रिग्नेस एक जूनियर की तरफ मुड़े और हुक्म दिया, किसी को इसे अप्रेस करने के लिए बुलाओ। जी बैरन। माथे पर चोट के निशानों वाला एक गुंडा कैफे से चला गया। ब्रिग्नेस ने लुमियन को फिर से अप्रेस किया और अप्रूवल में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, तुम्हारी मेकअप स्किल्स ने काफी तरक्की की है, हालांकि अभी भी कमियां हैं, तुम्हें पहचानना अब उतना आसान नहीं है। टिप के लिए शुक्रिया, लुमियन मुस्कुराया। मेंस एस्थेटिक्स वाकई काफी अच्छा रिसोर्स है। उन्होंने छोटी मोटी बातें की जब तक कि वो गुंडा वापस नहीं आया। उसके साथ 40 की उम्र का एक आदमी था, जिसने फॉर्मल सूट और बोटाई पहनी थी और हाथ में एक टूल बॉक्स था। नेकलेस को देखने के बाद वो आदमी बैरन ब्रिग्नेस के पास आया, मेज पर नेकलेस रखा और फुसफुसाया, ये नकली है। तभी वहां मौजूद सभी गुंडों ने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए। बैरन ब्रिग्नेस ने लुमियन को देखा, जो अप्रेजर की बात या गुंडों की हरकत से बेअसर लग रहा था। उसकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई जब उसने अप्रेजर की ओर सिर हिलाकर कहा, तुम जा सकते हो। जी बैरन।
अप्रेजर जल्दी से कैफे से निकल गया। बैरन ब्रिग्नेस ने अपना महोगनी पाइप नीचे रखा और अपने बाएं हाथ की डायमंड रिंग से खेलते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें पता था कि यह नेकलेस नकली था? लूमियन भी मुस्कुराया, बिल्कुल। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, गुंडों ने अपनी रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी। लूमियन की शांति से प्रभावित होकर बैरन ब्रिग्नेस ने पूछा, क्या तुम्हें अंदाजा था कि मैं किसी से नेकलेस की असलियत चेक करवाऊंगा? लूमियन की मुस्कान टस से मस नहीं हुई। बिल्कुल। बैरन ब्रिग्नेस की आंखें छोटी हो गईं। ये सब जानते हुए भी तुम एक नकली नेकलेस के साथ 1000 वर्ल्ड डी और उधार लेने की कोशिश क्यों करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों मानूंगा? लूमियन धीरे से उठा, अपनी ओर तनी रिवॉल्वरों की परवाह किए बिना। उसने मेज के किनारे पर हाथ रखे, बैरन ब्रिग्नेस की नजरों से मिलने के लिए नीचे झुका और मुस्कुराया। क्योंकि मैंने पॉइजन स्पर मॉब के मार्गो को मारा है। बैरन ब्रिग्नेस की मुस्कान जम गई। उनकी पुतलियां अनचाहे ही फैल गईं, जैसे कि वे अपने सामने वाले आदमी को गौर से देख रहे हों। 4 गुंडे, जिनकी रिवॉल्वर लूमियन पर तनी थीं, वे भी सदमे में आ गए। पॉइजन स्पर मॉब के दुश्मन होने के नाते वे मार्गो की काबिलियत को बहुत अच्छी तरह जानते थे। लूमियन की इमोशनलेस नजरों ने गुंडों के चेहरों को स्कैन किया, जिससे उन्होंने अपनी आंखें फेर लीं और अनजाने में अपने हथियार नीचे कर लिए। बैरन ब्रिग्नेस जल्दी संभल गए और चारों गुंडों से बोले, अपनी रिवॉल्वर वापस रखो। क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करना है? अपने जूनियर्स को डांटने के बाद वो लूमियन की ओर मुड़े। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, तुम मार्गो को मारने में कैसे कामयाब रहे? मैंने उसे किसी जहरीली चीज से मारा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो दम तोड़ने से पहले कहाँ भागा, लूमियन ने लापरवाही से जवाब दिया। ये बैरन ब्रिग्नेस को मिली शुरुआती जानकारी से मेल खाता था। आंखें सिकोड़ते हुए उन्होंने मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम मेरे 1000 वर्ल्ड डी और लेने के नतीजों को समझते हो? लूमियन बेखौफ होकर मुस्कुराया, बिल्कुल। डॉट 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 ऑबर्स डू कोक डी और रूम 504। दरवाजे के बाहर लूमियन को देखकर चार्ली ने एक्साइटमेंट में पूछा, तो क्या ये असली है? ये नकली है। 50 वर्ल्ड डी और से ज्यादा का नहीं है, लूमियन ने कमरे में दाखिल होते ही लापरवाही से जवाब दिया। उसने देखा कि चार्ली ने पहले ही सुजाना मैटिस का पोर्ट्रेट फाड़ दिया था, जिससे वहां चिपचिपा निशान रह गया था। चार्ली, जो मन ही मन रिजल्ट के लिए तैयार था, निराश तो हुआ पर टूटा नहीं। वो खुद पर हंसते हुए बोला, खैर, कम से कम ये 50 वर्ल्ड डी और का तो है। कोई दयालु पॉन शॉप इसके बदले मुझे 20 दे सकती है। लूमियन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन मैं इस नकली नेकलेस को 1000 वर्ल्ड डी और में बेचने में कामयाब रहा। क्या? चार्ली दंग रह गया। लूमियन ने मुस्कुराते हुए नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। नकली नेकलेस तुम्हारा है और इसकी कीमत 50 वर्ल्ड डी और है। मैं तुम्हें बस इतना ही ऑफर कर सकता हूँ। बाकी मेरी सर्विस की फीस है। क्या ये मंजूर है? चैप्टर 146 टर्फ। चार्ली दंग रह गया और उसने अनजाने में जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल तभी जब लूमियन ने 50 वर्ल्ड डी और के नोट्स बाहर रखे तो वो रियलिटी में वापस आया। उसने सावधानी से दरवाजे के बाहर झांका। शाम की रोशनी कम हो रही थी और दूसरी मंजिल के उलट 5वीं मंजिल पर दोनों तरफ बड़े बालकनी थे जो गहरी परछाइयां डाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात पहले ही उतर आई हो। कॉरिडोर को खाली देखकर चार्ली ने राहत की सांस ली। उसने अपनी आवाज धीमी की और लूमियन से पूछा, तुमने किसी को 1000 वर्ल्ड डी और में नकली नेकलेस खरीदने के लिए बेवकूफ बना दिया? तुमने 2 चीजें गलत समझी हैं। लूमियन मुस्कुराया और उसने चार्ली को 50 वर्ल्ड डी और के नोट्स की गड्डी थमा दी। पहली, मैंने किसी भी ऐरे गहरे इंसान को बेवकूफ नहीं बनाया। फिर किसे? चार्ली ने सवाल किया। उलझन में था क्योंकि उसने सहज रूप से 1 और 5 वर्ल्ड डी और के नोट्स का मिक्स ले लिया था। लूमियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सावोई मॉब। ये सुनकर चार्ली के हाथ से बैंक नोट्स लगभग गिर ही गए। उसने लूमियन को डर से देखा और चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? वे लोगों को मार डालते हैं। रियो एनार्की पर लोग हर समय गायब हो जाते हैं। लूमियन मुस्कुराया और जवाब दिया, दूसरी बात, ये कोई धोखाधड़ी नहीं थी। क्या? चार्ली लूमियन के लॉजिक को समझ नहीं पाया। लूमियन ने स्पष्ट किया, अभी भी मुस्कुराते हुए, वे जानते थे कि नेकलेस नकली था, फिर भी उन्होंने 1000 वर्ल्ड डी और दे दिए। इम्पॉसिबल, चार्ली ने सोचा। उसे यकीन था कि ये एक मजाक है। सावोई मॉब भले ही बेरहम हो, लेकिन वे बेवकूफ नहीं थे। वे केवल 50 वर्ल्ड डी और के नकली नेकलेस के लिए 1000 वर्ल्ड डी और क्यों देंगे? फिर चार्ली के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, तुमने सावोई मॉब से लीडरशिप तो नहीं छीन ली है ना? वो तो और भी पागलपन होगा। लूमियन फिर से मुस्कुराया, रिलैक्स।
बैरन ब्रिगनेस और मैं एक फ्रेंडली बातचीत के जरिए एक एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं। चिंता मत करो, फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो तुम्हें 50 वर्ल्ड डीओर चाहिए या नहीं? बैरन ब्रिगनेस के साथ एक फ्रेंडली बातचीत। चार्ली को लगा जैसे वो अपने सामने खड़े आदमी को जानता ही नहीं है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए उसने 50 वर्ल्ड डीओर ले लिए और बुदबुदाया, थैंक यू। लुमियन ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। उस पल में चार्ली ने पूरी बात समझ ली और अचानक बोला, क्या तुम सावोई मॉब में शामिल हो गए हो? लुमियन पीछे नहीं मुड़ा। उसने अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, ये सही है। चार्ली ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। उसने लुमियन की परछाई को बाहर अंधेरे में गायब होते और धुंधली सीढ़ियों से नीचे जाते देखा। डॉट डॉट डॉट। रूम 207 में लौटने पर लुमियन, जो अभी अभी अपने भेष से बाहर आया था और एक टेस्टी मील के लिए तैयार था, ने चौथी मंजिल से आ रहे एक जाने पहचाने अभिशाप को महसूस किया। अगर तुम्हें लगता है कि ये पैसा आसान है, तो तुम खुद लेट सकते हो और इसे कमा सकते हो। बेकार कायर, एक नामर्द नीच, तुम्हारी हिम्मत केवल औरतों को परेशान करने की होती है। अगर हिम्मत है तो अपनी माँ को मेरे पास भेजो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लुमियन ने कुछ सेकंड सुना और जल्दी से अंदाजा लगा लिया कि पॉइजन्स पर मॉब से विल्सन अपने गुंडों के साथ एथेंस से प्रोटेक्शन मनी वसूलने आया है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अगले ही पल लुमियन ने एक डार्क ब्लू कैप पहनी, रूम 207 छोड़ा और चौथी मंजिल की ओर चल दिया। इससे पहले कि वो रूम 408 तक पहुंच पाता, उसने एक थप्पड़ की तेज आवाज सुनी, जिसके बाद एथेंस की और भी तेज गालियां और संघर्ष सुनाई दिया। इस मंजिल के किराएदारों ने अपने लकड़ी के दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए थे। बाहर कदम रखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। एक हाथ जेब में रखे लुमियन रूम 408 के बाहर पहुंचा। पहली चीज जो उसने नोटिस की, वो दो गुंडों की मौजूदगी थी। वे डार्क जैकेट पहने हुए थे और दरवाजा ब्लॉक कर रहे थे। इस मोमेंट में एथेंस की गालियां सिसकियों और चीखों में बदल गई थीं। कमीनो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स काट दूंगा। लुमियन ने एक भौं उठाई और दरवाजे पर खड़े दो गुंडों के पास गया। तुम्हें क्या चाहिए? उनमें से एक चिल्लाया। लुमियन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी मूवमेंट्स इतनी तेज थीं कि इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाते, उसने दोनों गुंडों को उनके सिर के पिछले हिस्से से पकड़ लिया था। लुमियन ने ताकत लगाई और उनके सिर एक दूसरे से टकरा दिए। एक दर्दनाक आवाज के साथ उनके माथे सूज गए, आंखें पलट गईं और वे जमीन पर ढेर हो गए। जैसे ही उन्होंने रास्ता साफ किया, लुमियन ने कमरे के अंदर का सीन देखा। एथेंस, जिसके सुनहरे बाल और नाजुक फीचर्स बिखरे हुए थे, बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी ड्रेस फटी हुई थी, चेहरा साफ तौर पर नीला पड़ा हुआ था और सूजा हुआ था। विल्सन, जिसके घुंघराले भूरे बाल थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियों वाली मुस्कान थी, बैंकनोट्स की एक गड्डी जेब में रख रहा था। उसकी बेल्ट खुली हुई थी और एक और गुंडा एथेंस को दबाकर पकड़े हुए था। दरवाजे पर हलचल महसूस करते हुए पॉइजन्स पर मॉब लीडर ने तेजी से अपनी बेल्ट की ओर हाथ बढ़ाया और बाहर झांका। वहां उसने लुमियन को देखा, जो इत्मीनान से अपने हाथ पोंछ रहा था और अपने दो गिरे हुए साथियों के ऊपर से कदम बढ़ा रहा था। विल्सन को बोलने का मौका न देते हुए लुमियन मुस्कुराया और बोला, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि ऑबर्स डू कोप डीओर अब सावोई मॉब के प्रोटेक्शन में है? मिड सेंटेंस में वो आगे की ओर झपटा और विल्सन के बेल्ट बांधने से पहले ही एक पंच मार दिया। विल्सन ने तेजी से बचाव किया और अपनी बेल्ट बांध ली। साथ ही उसकी आंखें लुमियन पर टिकते ही सिकुड़ गईं। लुमियन को अचानक डर की एक लहर महसूस हुई। ये एक ऑर्डिनरी इंसान का किसी विलेन या गुंडे का सामना करने वाला बेतहाशा डर था। विल्सन ने ऐसे इमोशंस प्रकट किए थे। फिर भी एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में भी लुमियन उन विलन से नहीं डरता था जो वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। एक वैग्रेंट के रूप में उसने हमेशा भागने और पॉसिबल हो तो सरेंडर करने में विश्वास रखा था। अगर नहीं तो वो दूसरी पार्टी को भी अपने साथ नीचे खींच लेता था। अब एक सीक्वेंस 8 बियॉन्डर के रूप में वो और भी निडर था। एक और बियॉन्डर? लुमियन ने विल्सन के साथ मुकाबला करने और अपने क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट स्किल्स दिखाने के लिए अपने डर की इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया। उसके हाथ, कोहनियां, घुटने और पैर हथियारों में बदल गए, जिससे उसने विल्सन को ओवरपावर कर दिया, जिसने मुश्किल से अपनी बेल्ट बांधी थी। जैसे ही उनके संघर्ष की आवाजों ने हवा भर दी, एक और गुंडा एक्शन में आ गया। उसने कमरे में रखी एक कुर्सी उठाई और लुमियन की पीठ पर मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लुमियन ने अपनी अपर बॉडी को सांप की तरह घुमाया और विल्सन के पीछे आ गया। धमाका! कुर्सी विल्सन के सिर पर लगी, जिससे वो लड़खड़ा गया। एक क्रैश के साथ वो पहले से ही कमजोर कुर्सी चकनाचूर हो गई।
लुमियन ने अपने शरीर को स्प्रिंग की तरह लपेटा और अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया। उसकी एड़ी गुंडे के पेट के निचले हिस्से पर बिल्कुल सटीक तरीके से लगी, जिससे उसके मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। गुंडे की आंखें बाहर निकल आईं, क्योंकि उसने अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया और फर्श पर ढेर हो गया। वो दर्द में तड़प रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था, जैसे कोई मुर्गा जिसका गला घोंट दिया गया हो। जैसे ही लुमियन का दाहिना पैर वापस घूमा, उसका हाथ आगे बढ़ा और विल्सन के सीने पर जोर से लगा। बच न पाने के कारण विल्सन ने अपनी पसलियों के टूटने की आवाज सुनी। इससे पहले कि वो दर्द से उबर पाता, लुमियन ने उसकी बाहें पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा। फूट! एक घुटना उसके सीने से टकराया। विल्सन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर दोहरा हो गया। लुमियन ने अपनी मुट्ठियां भींची और विल्सन की पीठ पर ताबड़तोड़ वार किए। धप! विल्सन जमीन पर गिर पड़ा। लुमियन ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर छलांग लगा दी। उसने विल्सन की बाहों को उसकी पीठ के पीछे पिन कर दिया और अपने घुटनों को उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबा दिया। मुझे लगा कि तुम काफी सख्त इंसान हो, लुमियन ने ताना मारा। पता चला तुम पिछले 10 सेकंड भी नहीं टिक सके। अपने असेसमेंट के आधार पर विल्सन केवल सीक्वेंस 9 पर था, एक ऐसा सीक्वेंस जो कॉम्बैट और फिजिकल एनहांसमेंट पर ज्यादा फोकस करता था। हालांकि वो श्योर नहीं था कि वो किस पाथवे से बिलोंग करता है। विल्सन ने उकसावे में आकर और गुस्से में अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन लुमियन की पकड़ से छूट नहीं पाया। लुमियन ने हक्का बक्का खड़ी एथेंस की ओर देखा और विल्सन और बेदम पड़े गुंडों पर हंसने लगा। वापस जाओ और अपने बॉस से कहो कि ये सीएल का इलाका है। अगर तुम्हें कोई काम है तो बेझिझक हमारे सावोई मॉब से मिलो। तुम एक मरे हुए इंसान हो, विल्सन चिल्लाया। लुमियन मुस्कुराया और पलटकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, लेकिन मर तो तुम अभी रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे गवाहों के सामने मुझे मारने की? विल्सन ने मजाक उड़ाया। लुमियन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और कमरे में एक हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज गूंज उठी। विल्सन के मुंह से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकली और उसके माथे पर बीन्स के आकार के ठंडे पसीने की बूंदें निकल आईं। उसका हाथ टूट गया था। लुमियन ने उसे ऊपर उठाया और एथेंस की लकड़ी की मेज पर छलांग लगा दी। उसने खिड़की धक्का देकर खोली और विल्सन को बाहरी दीवार के ऊपर लटका दिया। नीचे सुनसान गली की ओर देखते हुए लुमियन ने विल्सन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए ताना मारा, अंदाजा लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नीचे फेंकने की हिम्मत करूंगा? विल्सन ने नीचे 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर पत्थरों को देखा और याद किया कि जब दूसरी पार्टी ने कहा था कि वो उसका हाथ तोड़ देगा तो वो कितनी दृढ़ थी। एक पल के लिए उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तभी लुमियन ने अपनी पकड़ छोड़ दी। मैंने अभी जवाब नहीं दिया है। विल्सन का शरीर भयानक डर में नीचे की ओर गिरने लगा। कोई और रास्ता न होने पर उसने अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए अपनी मुद्रा को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। धड़ाम! वो एक जोरदार आवाज के साथ जमीन से टकराया। उसका शरीर तुरंत कई जगहों से चकनाचूर हो गया। लुमियन ने कुछ सेकंड देखा और फिर हंसने लगा। काफी सख्त जान हो। तुम अभी भी जिंदा हो। क्या तुम्हारा निकनेम र्यू एनार्की कॉकरोच है? विल्सन को नजरअंदाज करते हुए वो लकड़ी की मेज से नीचे कूदा और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे 3 गुंडों को एड्रेस किया। क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा? तीनों गुंडों ने डर के मारे सिर हिलाया और भागने के लिए मुड़े। रुको, लुमियन ने उन्हें आवाज दी। तीनों गुंडे वहीं जम गए। उनके शरीर थोड़े कांप रहे थे। लुमियन ने टूटी हुई कुर्सी की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। क्या तुम नुकसान की भरपाई नहीं करोगे? तीनों गुंडों ने जल्दी से अपने पास मौजूद सभी बैंकनोट्स निकाले और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। लुमियन की अप्रूवल वाली मुस्कान पाकर वे लड़खड़ाते हुए रूम 408 से बाहर निकल गए। एथेंस पूरे समय बस देखती रही। उसे केवल वे शब्द याद आ रहे थे कि इस जगह पर सावोई मॉब का कब्जा हो गया है। फिर उसे एहसास हुआ कि सावोई मॉब के सीएल ने उसे ये नहीं बताया था कि उसे कितना भुगतान करना चाहिए या भविष्य में उसे कितनी बार भुगतान करना चाहिए। जब वो सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। एथेंस ने सहज रूप से अपना मुंह खोला, कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो हिचकिचाई। उसे डर था कि पॉइजन्स पर मॉब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। उसने लुमियन की आकृति को दरवाजे के बाहर अंधेरे में गायब होते देखा। चैप्टर 147 रिएक्शन। लुमियन अभी अभी सेकंड फ्लोर पर वापस आया था जब उसने चार्ली को अपने कमरे के बाहर खड़ा देखा। हे, मुझे मत बताना कि तुम्हें फिर से कोई सपना आया है। तुम ऐसे अचानक मेरे दरवाजे पर आ जाते हो, मुझे नर्वस कर देते हो, लुमियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रहा था कि चार्ली सीधे इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथेड्रल जाने के बजाय उसके पास आया था।
चार्ली ने सीढ़ियों की तरफ देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। 4th फ्लोर पर कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे कान बहुत तेज हैं, लुमियन ने तारीफ की। वहां एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने विल्सन को ब्लॉक के नीचे फेंक दिया। हूं? चार्ली एक बार फिर हैरान रह गया। उसे प्रोसेस करने में एक पल लगा। कौन सा विल्सन? वही पॉइजन स्पर मॉब वाला जो मिस एथेंस से पैसे कलेक्ट करता है? हाँ, लुमियन ने साफ तौर पर सिर हिलाया। पहले तो चार्ली के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कह रहा हो, अच्छा। फिर वो शॉक में चिल्लाया, तुमने उसे ब्लॉक के नीचे फेंक दिया? किस फ्लोर से? 4th फ्लोर, लुमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चार्ली का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम मजाक तो नहीं कर रहे, है ना? उसने कुछ सेकंड बाद घबराहट में पूछा। लुमियन ने हॉल के दूसरी तरफ वाले कमरे की ओर इशारा किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पीछे वाली गली में जाकर देख लो। वो बंदा कॉकरोच की तरह है। वो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी नहीं मरा। चार्ली ने लुमियन को नए सिरे से देखा, जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। उसे एहसास हुआ कि उसके शरारती और चालाक दोस्त का एक ऐसा साइड भी है जिसे वो बिल्कुल नहीं समझ पाया था। लुमियन की आंखों में कोई कानून नहीं दिख रहा था और उसके अंदर एक ठंडी खामोशी थी। उसके मन में डर का नामो निशान नहीं था और उसने वाकई एक जिंदा इंसान को 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया था। और तो और वो पॉइजन स्पर मॉब का एक लीडर था। क्या उसे मरने का डर नहीं था? क्या उसे पॉइजन स्पर मॉब के बदले का डर नहीं था? चार्ली को याद आया कि कैसे सीएल ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था जब सुजाना मैटिस ने उसे धमकाया था। चार्ली को हमेशा लगता था कि वो सिर्फ डराने की एक तकनीक थी, लेकिन अब उसे शक हुआ कि अगर सुजाना मैटिस झुकने को तैयार न होती तो सीएल उसे सच में चाकू मार देता। बेशक उसका हथियार कोई कर्स्ड ब्लेड नहीं होता। अगले ही पल चार्ली ने चारों ओर देखा और फिर से अपनी आवाज नीची कर ली। क्या तुम पागल हो गए हो? पॉइजन स्पर मॉब से पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? मार्केट डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद तुम सेफ रहोगे। उसे लगा कि सीएल चाहे कितना भी लापरवाह हो या कानून की कितनी भी कम इज्जत करता हो, वो ऐसा इंसान था जिसने सच में उसकी मदद की थी। उसे खतरे की वार्निंग देनी ही थी ताकि वो जल्दी भाग सके। लुमियन मुस्कुराया और पलटकर बोला, हमारा सवॉय मॉब भी कोई मामूली चीज नहीं है। ऊ? चार्ली को अचानक महसूस हुआ कि सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। लुमियन ने रूम नंबर 207 का दरवाजा खोला और अंदर घुसते हुए डिक्लेयर किया, अब से ओबर्ज डू कॉकडोर हमारे सवॉय मॉब का इलाका है। पॉइजन स्पर मॉब का जो भी यहां दिखेगा मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। क्या सवॉय मॉब ने विल्सन को हैंडल करने के लिए सीएल को काम पर रखा था? चार्ली को यह समझ आया और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। चूंकि सवॉय मॉब ने खुद ये टकराव शुरू किया था, तो उनके पास पॉइजन स्पर मॉब के हमले से बचने का कोई प्लान जरूर होगा। उसके जैसे एक गरीब और बेकार इंसान को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लुमियन ने सूटकेस बंद कर दिया जिसमें कपड़ों के कुछ सेट और की ग्रिमोयर छिपी हुई थी। उसने इसे बेड के नीचे खिसका दिया और उस पर एक ब्लैंकेट डाल दिया। सीधा खड़ा होकर उसने चार्ली को इंस्ट्रक्शन दिया, अगर कोई मुझे ढूंढते हुए आए तो उन्हें बता देना कि मैं साल्टबाल ब्रीज गया हूँ। ठीक है। चार्ली ने देखा कि लुमियन सीढ़ियों से नीचे गायब हो गया। उसे अचानक एक और बात का ख्याल आया। मिस एथेंस का अब क्या होगा? क्या सवॉय मॉब उस पर अपना हक जताएगा या अभी भी उसके पास खुद को सुधारने का कोई चांस है? ... Avenue du Marché, salle de Balbrise। लुमियन बार काउंटर पर बैठा अपनी उंगलियों से सरफेस को टैप कर रहा था। एक गिलास लवर, मैश किए हुए आलू, लार्ड में रखे व्हील स्लाइस, एक पोक सॉसेज और एक क्रॉसेंट। लवर एक तरह की अल्कोहल थी जो शुगर केन सिरप से बनाई जाती थी और बर्फ और पानी के साथ सर्व की जाती थी। ये इंटिस के बार्स में बहुत कॉमन स्लैंग था। जल्द ही लुमियन उस एम्बर रंग की मीठी शराब की चुस्कियां लेने लगा और टेस्टी व्हील स्लाइस का मजा लेने लगा। जैसे ही उसने उन डिशेस का आनंद लिया और डांस फ्लोर के म्यूजिक को सुना, उसका शरीर ताल पर झूमने लगा। तभी बैरन ब्रिगनेस के गैंग का एक मेंबर उसके पास आकर खड़ा हो गया। लुमियन उस आदमी की तरफ मुड़ा और उसके माथे पर जमे खून के थक्कों को नोटिस किया। वो मुस्कुराया और बोला, ये हमारी तीसरी मुलाकात है ना? मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? उस गुंडे ने सावधानी से जवाब दिया, बस मुझे लुइस बुलाओ। एक और लुइस? लुमियन ने सोचा। इंटिस रिपब्लिक में लुइस उतना ही कॉमन नाम था जितना पियरे और गिलाउम। पिछला लुइस जिससे लुमियन मिला था, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जबकि वो एक आदमी था। लुइस ने लुमियन को क्रॉसेंट का एक टुकड़ा खाते हुए देखा और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हुए ऑफर दिया, ये मेरी तरफ से तुम्हारी साल्टबाल ब्राइस में ये पहली बार है। ठीक है, लुमियन ने बिना किसी दिखावे के मान लिया।
लुइस ने एक लेमन सोडा अल्कोहल ऑर्डर की जिसे डीमन कहा जाता था और एक घूंट लिया। तुम ऑबर्ज डू कॉक डोर में रहते हो, है ना? हाँ। लुमियन ने सॉसेज का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। लुइस ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, वो पॉइजन स्पर मॉब का इलाका है। क्या रू डे ब्लाउजेस ब्लॉशेस में शिफ्ट होना चाहते हो? जरूरत नहीं है। लुमियन ने अपनी ठंडी लवर शराब की चुस्की ली, जिसकी कैरामेल जैसी खुशबू हवा में फैल रही थी, और मुस्कुराया। वो अब हमारे सवॉय मॉब का इलाका है। क्या? लुइस की ड्रिंक उसके गले में अटकते अटकते बची। लुमियन ने अपना सिर घुमाया और एक स्मिर्क दी। मैंने पॉइजन स्पर मॉब के विल्सन को 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया है। ऑबर्ज डू कॉक डोर अब सवा मॉब का इलाका है। लुमियन की बात सुनकर लुइस का चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने जबरदस्ती एक मुस्कान दी और खड़ा हो गया। मुझे इसके बारे में बैरन को रिपोर्ट करनी होगी। ये बंदा बैरन से भी ज्यादा बेरहम और पागल क्यों है? ठीक है। लुमियन को कोई परवाह नहीं थी। लुइस तेज कदमों से कुछ दूर गया, फिर वापस मुड़ा और झुककर फुसफुसाया, क्या विल्सन मर गया है? नहीं। लुमियन ने झूठा अफसोस जताया। तुम किस बात का अफसोस कर रहे हो? लुइस ने लुमियन के चेहरे को देखा और अचानक सोचने लगा, क्या हमें एक हथियार मिला है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत? डॉट डॉट डॉट। एवेन्यू डू मार्श, यूनिट 126, रोजर की 3 मंजिला इमारत के अंदर, जिसमें एक छोटा सा गार्डन था। जैसे ही घायल विल्सन को उसके पास से ले जाया गया, रोजर की बर्फीली नीली आंखों ने कांपते हुए 3 गुंडों को देखा और उसने पूछा, ये किसने किया? सवॉय मॉब के किसी बंदे ने। एक गुंडे ने झुकते हुए जल्दी से जवाब दिया। वो खुद को सीएल कहता है और कहता है कि ओबर्ज डू कॉक डोर अब सवा मॉब का है। सीएल? ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर के मोटे चेहरे पर कंफ्यूजन और सावधानी के भाव आ गए। उसने खुद से धीरे से कहा, सवाय मॉब के टॉप लीडर्स में सीएल नाम का कोई नहीं है। उसने विल्सन को इस तरह कैसे हरा दिया? ये ध्यान देने वाली बात थी कि विल्सन एक विलन था जो सीक्वेंस 9 बियॉन्डर के बराबर था, लड़ाई का उस्ताद। तभी एक और गुंडे ने अंदाजा लगाते हुए कहा, बॉस, मुझे कुछ याद आया। जिस रात मार्गोट मारी गई थी, हम ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर गए थे। रोजर का चेहरा काला पड़ गया, उसमें नफरत साफ दिख रही थी। क्या वो भी सीएल का काम था? उसने ये सब कैसे किया? क्या सवॉय मॉब ने चुपके से किसी ऐसे खतरनाक बंदे को भर्ती किया है ताकि हमें मार्केट डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकाल सके? ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर के पास खड़े एक आदमी ने नफरत से थूका, पहले एक मर्डर और अब खुलेआम चुनौती। अगर हमने बदला नहीं लिया तो कौन जानता है आगे क्या होगा। उस आदमी का सिर मुंडा हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत शार्प थी। उसकी झील जैसी नीली आंखें, ऊंची नाक और पतले होंठ उसे गंजा होने के बावजूद हैंडसम बनाते थे। उसने ब्लैक शर्ट, डार्क ट्राउजर और चमड़े के जूते पहने हुए थे। उसने कोट नहीं पहना था और उसकी लंबाई करीब 1.8 मीटर थी। रोजर ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर अपने पास खड़े आदमी को इंस्ट्रक्शन दिया, हामन, बैरन ब्रिग्नेस के पास जाओ और पता करो कि क्या चल रहा है। पूछो कि क्या सवाई मॉब हमारे पॉइजन स्पर मॉब के खिलाफ पूरी तरह से जंग शुरू करना चाहता है। अगर वे समझौते के लिए तैयार हैं तो हम कुछ रियायतें दे सकते हैं। याद रखो, सहना सीखो, अभी सही समय नहीं आया है। डॉट डॉट डॉट। साल डिबाल ब्रीसे की 3rd फ्लोर वाली बालकनी पर बैरन ब्रिग्नेस आराम से अपनी पीच कलर्ड पाइप के कश ले रहा था और डांस हॉल में आने जाने वाले मेहमानों को देख रहा था। अचानक उसने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमाई। 2 सेकंड बाद लुइस ने दरवाजा धक्का देकर खोला और दूसरे गुंडों को पीछे छोड़ते हुए बालकनी में घुस आया। तुम्हारे कदम थोड़े भारी और जल्दबाजी में हैं। कुछ हुआ है क्या? बैरन ब्रिग्नेस ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। लुइस ने घबराहट में जवाब दिया, बैरन सीएल ने विल्सन को ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर के 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया। पॉइजन स्पर मॉब का विल्सन? बैरन ब्रिग्नेस ने कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा। हाँ, वो बुरी तरह घायल है पर मरा नहीं है, लुइस ने जल्दी से जोड़ा। बैरन ब्रिग्नेस ने अपना पाइप पकड़ा और पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या सीएल ने बताया कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि ऑबर्ज ड्यू कॉक डोर अब हमारे सवाई मॉब का इलाका है, लुइस ने लुमियन के शब्दों को दोहराया। बैरन ब्रिग्नेस खुद को हंसने से नहीं रोक सका। अपने पाइप से एक कश लेते हुए उसने एक गहरे मतलब के साथ कहा, अगर तुम किसी तेज धार वाले हथियार को ठीक से नहीं संभालते तो खुद को चोट पहुंचाना आसान होता है। मुझे उसे कुछ गाइडेंस देने का मौका ढूंढना होगा। हमें पॉइजन स्पर मॉब के बारे में क्या करना चाहिए? क्या हमें बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए? लुइस ने फिक्रमंद होकर पूछा। बैरन ब्रिग्नेस ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, अभी नहीं। सीएल ने इस बार वाकई अच्छा काम किया है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि पॉइजन स्पर मॉब इस पर कैसे रिएक्ट करता है।
अपने जूनियर के उलझन भरे चेहरे को देखते हुए बैरन ब्रिगनेस, जिसे अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए दूसरों को सिखाना पसंद था, मुस्कुराया और समझाया। पॉइजन स्पर मॉब की शुरुआत से लेकर अब तक उनके बियॉन्डर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। पिछले 2 सालों में लगभग हमारे बराबर पहुंच गई है। उन्होंने काफी इलाके पर कब्जा कर लिया है। क्या तुम्हें यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती? उन्हें 2 साल और वे हमें मार्केट डिस्ट्रिक्ट से पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं। अगर वे इस बात को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये अधिकारियों के लिए नोटिस करने और ये पता लगाने का एक बेहतरीन मौका है कि उनके पीछे किसका हाथ है। चैप्टर 148, लॉर्ड ऑफ द मोटेल। रात के 10 बजे एवेन्यू डू मार्श से ओबर्ज डू कॉकडोर वापस लौटते समय लुइस, जो पहले बैरन ब्रिगनेस के साथ था, लुमियन को पीली रोशनी में नहाई हुई मेन रोड से एक अंधेरी साइड वाली गली की तरफ ले गया। वहां के टूटे हुए स्ट्रीट लैंप्स को देखते हुए उसने लापरवाही से कहा, बैरन ने पॉइजन स्पर मॉब के साथ एक डील कर ली है। अब से ऑबर्ज डू कॉकडोर ऑफिशियली हमारे सवॉय मॉब के कंट्रोल में है। लुमियन ने नाक सिकोड़ी। क्या पॉइजन स्पर मॉब के साथ नेगोशिएट करना इतना आसान है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि दोनों पार्टियां आपस में लड़ें? लुइस को महसूस हुआ कि सीएल एक डेंजरस आदमी था जिसे कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद थे। उसे यकीन था कि सीएल का नेचर और उसका तरीका फ्यूचर में सवॉय मॉब के लिए बार बार मुसीबत खड़ी करेगा। मार्केट डिस्ट्रिक्ट, जो पहले से ही पॉइजन स्पर मॉब की तेजी से बढ़ती ताकत की वजह से प्रेशर में था, अब और भी ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक एक्सपीरियंस्ड गैंग मेंबर होने के नाते लुइस का मानना था कि हिंसा और खून खराबे के बजाय आम लोगों को डराना धमकाना बेहतर है। जिंदगी कीमती थी। उसने गैंग वॉर्स और पुलिस रेड में अपने कई साथियों को मरते देखा था। शुरू में उनके परिवारों का ख्याल रखा जाता था, लेकिन वक्त के साथ उनकी हालत बिगड़ती गई। लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया तो लुइस क्रूरता दिखाने से पीछे नहीं हटता। बैरन ब्रिगनेस के अंडर काम करने वाला हर गुंडा सड़कों की लड़ाई और गलियों के झगड़ों से ऊपर बढ़ा था। वे भले ही बहुत बुद्धिमान न हो, लेकिन उनकी स्किल्स और हिम्मत को कम नहीं आंका जा सकता था। लुइस ने एक लंबी सांस छोड़ी। तुमने ऑबर्ज ड्यू कॉकडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ताकत दिखाई और पॉइजन स्पर मॉब मामले को और बढ़ाकर पुलिस का ध्यान नहीं खींचना चाहता था। इसलिए बैरन द्वारा विल्सन के मेडिकल खर्चों को कवर करने के बाद मामला सेटल हो गया। अभी के लिए लो प्रोफाइल रहो। अगर तुम पुलिस की नजरों में आ गए तो तुम एक डीप इन्वेस्टिगेशन को नहीं झेल पाओगे। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑफिशियल बियॉन्डर्स के आने से पहले ही कोई छिपने की जगह ढूंढ लूंगा। पॉइजन स्पर मॉब भाग सकता है, लेकिन वे छिप नहीं सकते। लुमियन बुदबुदाया और की किताब की एक लाइन को याद करते हुए। लुइस ने आगे कहा, बैरन चाहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि चूंकि तुम ऑबर्ज डू कॉकडोर में रह रहे हो, तो अब ये तुम्हारा इलाका है। और जो मेंबर्स अपने इलाके को कंट्रोल करते हैं, हम उन्हें आमतौर पर डेली अलाउंस नहीं देते। उसका इशारा ये था कि सवाय मॉब शायद लुमियन को शुरुआती 1000 वर्ल्ड डॉलर के अलावा और पैसे नहीं देगा। उसे अपने इलाके से पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लुमियन एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है। बात करते हुए वे ऑबर्ज डू कॉकडोर के बाहर रुके। लुमियन ने उस पुरानी क्रीम रंग की बिल्डिंग को देखा और उसे एक अजीब और बेतुका ख्याल आया। ये मेरा इलाका है? इस खस्ताहाल जगह के रहने वाले सभी गरीब हैं। वे प्रोटेक्शन फीस कैसे दे पाएंगे? छोड़ो। ये पहले से ही एक ब्लेसिंग है कि वे चार्ली की तरह मेरे लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करते। मैं उनसे पैसे नहीं निकाल सकता। चुपचाप बड़बड़ाते हुए लुमियन ने लुइस को विदा किया और मोटेल में घुस गया। 2 ड्रिंक्स पहले ही ले लेने के कारण उसने बेसमेंट बार को छोड़ा और रूम नंबर 207 में चला गया। वहां कोई नहीं आया था। कुछ देर तक और की ग्रिमोयर पढ़ने के बाद लुमियन को कदमों की एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और वहां चार्ली को खड़ा पाकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। ड्रिंक की वजह से चार्ली का चेहरा लाल था। वह मुस्कुराया और चिल्लाया, क्या तुम यकीन कर सकते हो? मुझे एक नई जॉब मिलने वाली है। मैं आज रात रू दे ब्लाउसेस ब्लांशेस गया था और वेटर्स को ड्रिंक्स पिलाई। उन्होंने मुझे एक होटल मैनेजर से मिलवाया जिसने कहा कि उन्हें कुछ फुल टाइम अटेंडेंस की जरूरत है। अगर उस मैनेजर को पता चला कि तुम्हारे पिछले होटल में एक फीमेल गेस्ट के साथ संबंध थे और तुम हाल ही में एक मर्डर केस में फंसे थे, तो क्या वो अभी भी तुम्हें रखने के बारे में सोचेगा? लुमियन ने पलटकर कहा। चार्ली की मुस्कान जम गई। उसने अपना चेहरा सहलाया और जवाब दिया, शायद वो मुझे फिर भी एक चांस दे दे, लेकिन सीएल, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारा मिस एथेंस के बारे में क्या प्लान है? तुम्हारा क्या मतलब है? लुमियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। चार्ली ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम उसे रू एनआरची छोड़ने से रोकोगे?
अगर तुम उससे सड़कों पर काम करवाना जारी रखते हो तो उसे तुम्हें हर बार कितने पैसे देने होंगे और कितनी बार? लुमियन खिलखिलाकर हंसा। वो जो चाहे करने के लिए फ्री है। ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मुझे पता था। प्रेज द सन एंड सेंट वीव, चार्ली खुशी से चिल्लाया। मैं तुम्हें बार में देखते ही समझ गया था कि तुम एक चालाक और काबिल जेंटलमैन हो। इडियट इंस्ट्रूमेंट के जजमेंट पर भरोसा कर रहे हो? लुमियन ने मजाक किया। चार्ली ने मासूमियत से मुस्कुराया। ये एक फैक्टर है। उसने अपना हाथ हिलाया। मैं ये खबर मिस एथेंस के साथ शेयर करूंगा। कुछ कदम चलने के बाद चार्ली रुका और मुड़कर बड़ी सावधानी से पूछा, क्या पॉइजन स्पर मॉब वापस आएगा? बैरन ब्रिगनेस ने उनके साथ एक डील की है। ओबर्ज डू कॉकडोर अब सवा मॉब का इलाका है, लुमियन ने लापरवाही से जवाब दिया। और यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। चार्ली बहुत खुश था। उसने अपनी बाहें फैलाईं और चिल्लाया, प्रेज द सन, प्रेज सेंट वीव एंड प्रेज यूसीएल। इसके साथ ही वो सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी तुलना इटर्नल ब्लेजिंग सन और सेंट वीव से करना। क्या तुम मुझे और जल्दी मरवाना चाहते हो? लुमियन ने नाक सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। फिर वो अपने कमरे में वापस चला गया और औरोर की ग्रिमोयर की स्टडी फिर से शुरू कर दी। रूम नंबर 408 के बाहर चार्ली ने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। एथेंस ने, जिसका गाल लाल और सूजा हुआ था, दरवाजा खोला और रूखेपन से कहा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। किसी और को ढूंढ लो। चार्ली अपनी एक्साइटिंग न्यूज को रोक नहीं सका। गैस करो क्या? ये मोटेल अब पॉइजन स्पर मॉब के कंट्रोल में नहीं है। ये सवोय मॉब का है। एथेंस को अचानक शाम की घटनाएं याद आईं और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है? बिल्कुल, चार्ली ने अपने सिग्नेचर उत्साह के साथ जवाब दिया। तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे सवोय मॉब के लीडर से पता चला है। सीएल, जो 207 में रहता है, वो पहले ही सवोय मॉब का लीडर बन गया है। कॉकडोर अब उसका इलाका है। उसने मुझे पर्सनली बताया कि पॉइजन स्पर मॉब के कमीने भाग गए हैं और वापस नहीं आएंगे। उसने ये भी कहा कि सवॉय मॉब और पॉइजन स्पर मॉब के बीच एक एग्रीमेंट हो गया है। सीएल, वो आदमी जिसने विल्सन को नीचे फेंक दिया था। एथेंस की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे वो अपनी कठपुतली जैसी हालत से जाग रही हो। पॉइजन स्पर मॉब वाकई में चला गया। ये सच है, चार्ली ने जोर देकर सिर हिलाया। एथेंस एक पल के लिए सुन्न खड़ी रही। फिर उसने अपने दांत भींचे और थूकते हुए कहा, वे हरामजादे सड़े हुए कमीने आखिरकार चले गए। चार्ली ने आगे कहा, मैंने सीएल से पूछा है। उसने कहा कि तुम जो चाहो कर सकती हो। ये उसका कंसर्न नहीं है। वो बहुत रिसोर्सफुल है। इतना कि वो उसके जैसे मजाक करने वालों के बारे में मेरी राय बदल सकता है। क्या तुम यकीन कर सकती हो? वो हर मिनट नए लुक्रेटिव स्कीम्स लेकर आता है। एथेंस दंग रह गई। जहां तक उसे पता था, गैंगस्टर्स में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था। वे सब नीच बदमाश थे जो नर्क के हकदार थे। चार्ली बोलता रहा, लेकिन एथेंस ने उसे सुनना बंद कर दिया। उसके दिमाग में तुम जो चाहो कर सकती हो शब्द गूंज रहे थे। चार्ली के जाने के बाद वो अपने कमरे में गई और जल्दी से लेडीज ब्लाउज और हल्के रंग की पैंट पहन ली। अगला, उसने गद्दे को उठाया और 200 वर्ल्ड डियोर के नोट्स का एक ढेर निकाला। उसने सारे बिल्स अपनी जेब में भर लिए, फिर एक पल के लिए हिचकिचाई और आधे से ज्यादा निकालकर वापस अपनी पुरानी जगह पर छिपा दिए। बाकी बचे 40 वर्ल्ड डियोर के साथ उसने दरवाजा बंद किया और नीचे की तरफ चल दी। जल्द ही वो ऑबर्ज डू कॉकडोर से बाहर निकलकर रू अनार्ची पर आ गई। दूर से एक अकेला गैस लैंप सड़क को रोशन कर रहा था। लाल चांदनी में नहाए हुए कई नशे में धुत लोग सड़क पर लड़खड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, गा रहे थे या कभी कभी आपस में भिड़ रहे थे। एथेंस उन पियक्कड़ों से बचकर निकली और घबराहट में सड़क के किनारे की परछाइयों का पीछा करने लगी। उसका लक्ष्य रू एनर्जी का एग्जिट था। अपनी पूरी जर्नी के दौरान सड़क पर भागने और पॉइजन स्पर मॉब द्वारा पकड़े जाने की यादें उसे डरा रही थीं। पिटाई की याद ने उसे अनजाने में कंपा दिया। एथेंस धीमी हो गई, जैसे पॉइजन स्पर मॉब कोने में घात लगाए बैठा हो। आखिरकार वो रू एनर्जी के एग्जिट पर पहुंची और सामने चौड़ी मेन रोड देखी। एथेंस उस सीन को देखती रही जो कभी उसकी पहुंच से बाहर था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी सपने में हो। अनजाने में उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और लाल चांदनी के नीचे अंधेरी रात में तेजी से चलने लगी। बिना किसी देरी के वो पास के पब्लिक कैरेज स्टॉप पर पहुंच गई। उसे अभी भी याद था कि वो ट्रायर में अपने पहले दिन इसी पब्लिक कैरेज से यहां उतरी थी। अब वो आखिरकार वापस आ गई थी। देर रात कोई पब्लिक कैरेज नहीं चल रही थी, लेकिन एथेंस को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सामने की सड़क, अंधेरे में डूबे पोस्ट बॉक्स और कैरेज रूट दिखाने वाले साइन को देखा।
उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अचानक एथेंस मुड़ी और तेजी से भागी। उसे ऑबर्ज ड्यू कॉकडोर वापस जाना था, अपना सामान पैक करना था और दिन निकलते ही वहां से निकलना था। एथेंस और तेज भागी। हवा के ठंडे और नम झोंके उसके चेहरे पर लग रहे थे। उसकी विजन धुंधली हो गई और उसे लगा जैसे वो अपने पास्ट का एक भूत देख रही हो। पुरानी एथेंस जो सपनों और जोश के साथ ट्रायर आई थी, स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़ी उसे इशारा कर रही थी। जल्दी करो और पकड़ लो। डॉट डॉट डॉट। ऑबर्ज डू कॉकडोर, रूम नंबर 207। एथेंस ने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और दरवाजे पर दस्तक दी। लुमियन ने लकड़ी का दरवाजा खोला और उस पर एक सरसरी निगाह डाली। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एक भारी आवाज में एथेंस ने पूछा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लुमियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरी मदद के लायक हो? तुम खूबसूरत नहीं हो और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। एथेंस के थैंक्स वाले शब्द तुरंत उसके गले में ही अटक गए। उसे याद भी नहीं रहा कि वो सेकंड फ्लोर से कैसे निकली। जब वो अपना सामान पैक कर रही थी तो उसे पूरा एक्सपीरियंस अजीब सा लग रहा था। उसे सीढ़ियों से नीचे जाते हुए देखकर लुमियन मुस्कुराया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूं। मैं बस किस्मत के क्रूर तानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब किस्मत के मजाक के शिकार हैं, लेकिन मैं इसका सामना करना चाहता हूं और इसे रोकना चाहता हूं, भले ही मैं काबिल ना हूं, जब तक कि मौत सब कुछ खत्म न कर दे। उस मोमेंट में लुमियन को महसूस हुआ कि उसकी प्रोवोकर पोशन थोड़ी और डाइजेस्ट हो गई है। हालांकि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने से अभी बहुत दूर थी और उसे इस पर और काम करने की जरूरत थी, लेकिन इससे ये इंडिकेट हुआ कि उसने प्रोवोकर पोशन को अडॉप्ट कर लिया था और उसकी हालत स्टेबल हो गई थी। वो अब अपने अंदर की सील्ड पावर को बाहर निकालने और आर्म्स मंक का वरदान प्राप्त करने के बारे में सोच सकता था। नाम से देखते हुए ये उसकी मिस्टिकल टेक्निक्स की कमी को पूरा कर देना चाहिए। चैप्टर 149, 5 रिचुअलिस्टिक स्पेल्स। लुमियन अभी रिचुअल करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था। एक तो वो पूरे दिन काम में फंसा रहा था और अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था। उसे आराम की जरूरत थी, या कम से कम सुबह 6 बजे रीसेट होने तक इंतजार करने की। दूसरा, रिचुअल में 2 छिपी हुई एंटिटीज और एक करप्शन इन्वॉल्व था जिसने एक गांव को टाइम लूप में फंसा दिया था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सिर्फ ऑबर्ज डू कॉकडोर ही नहीं बल्कि पूरी रू एनर्जी तबाह हो सकती थी। कौन जानता था कि कितनी जानें चली जाएंगी। इसलिए लुमियन ने दिन निकलने के बाद अंडरग्राउंड जाने का प्लान बनाया, ताकि रिचुअल साइट के लिए एक सुनसान पत्थर की गुफा ढूंढी जा सके। मटेरियल्स की बात करें तो वो उन्हें पहले ही कोडू से ले आया था। रू एनर्जी की रातें शायद ही कभी शांत होती थीं, लेकिन लुमियन अच्छी और गहरी नींद सोने में कामयाब रहा। वो सुबह जल्दी कैथेड्रल की घंटियों की आवाज से जाग गया। धीरे धीरे उठकर वो फ्रेश हुआ और रू डे ब्लूजेस ब्रांचेस के एक कैफे की तरफ चल दिया। उसके ब्रेकफास्ट में प्लम पाई, सावरिन और ढेर सारे दूध वाली कैफे एयू लैथ शामिल थी। बढ़िया खाना हमेशा इंसान का मूड अच्छा कर देता है, और चूंकि ऑबर्ज डू कॉकडोर अब पॉइजन स्पर्म मॉब के कब्जे में नहीं था, लुमियन धीरे धीरे अपनी बेस्ट स्टेट में आ गया। नए मकसद के साथ वो रूम नंबर 207 में वापस आया और अंडरग्राउंड ट्रायल जाने के लिए जरूरी सामान और कार्बाइड लैंप इकट्ठा करने लगा। जैसे ही लुमियन ने तैयारी खत्म की और निकलने वाला था, उसे दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनाई दी। हैरान होकर उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एंथोनी रीड बाहर खड़ा है, जिसने मिलिट्री ग्रीन कपड़े और बिना स्ट्रैप वाले लेदर बूट्स पहने हुए थे। करीब 40 साल के उस इंफॉर्मेशन ब्रोकर ने अपने छोटे सुनहरे बालों पर हाथ फेरा और लुमियन से कहा, मुझे कुछ मिला है। पादरे या मैडम पुआलिस और उसके आदमी? लुमियन एक तरफ हट गया जिससे एंथोनी रीड कमरे के अंदर आ सका। एंथोनी ने आसपास देखा और लुमियन का रिफ्लेक्शन उसकी गहरी भूरी आंखों में झलक गया। साथ ही लुमियन को एक बहुत ही जानी पहचानी बेचैनी महसूस हुई। अपने थॉट्स को दबाते हुए उसने पूछा, वे क्या हैं? एंथोनी रीड ने जवाब देने से पहले हल्का सा सिर हिलाया। किसी ने एवेन्यू ड्यू मार्श पर लुई लुंड जैसा दिखने वाले एक संदिग्ध आदमी को देखा है, जिसे तुम मैडम पुआलिस का बटलर मानते हो। एवेन्यू ड्यू मार्श पर? लुमियन का एक्साइटमेंट बढ़ गया। लुई लुंड, मैडम पुआलिस और मैं इतने करीब हैं? क्या तुम्हें यकीन है? उसने अर्जेंटली पूछा। एंथोनी रीड ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारा काम नहीं भूला हूँ। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो वाकई लुई लुंड है, तब मैं तुमसे बाकी के पैसे ले लूंगा। मेरा पैसा मुझसे अलग होने के लिए बेताब है। लुमियन ने अपनी उत्सुकता छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। एंथोनी रीड को विदा करने के बाद ऑर्म्स मंक का वरदान पाने का उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। डॉट डॉट डॉट। कार्बाइड लैम्प की नीली रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे लुमियन को पत्थर के खंभों के बीच की सड़क दिखाई देने लगी। टनल में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे ऊपर की पत्थर की दीवारों पर नमी के निशान रह गए थे।
अंडरग्राउंड गलियों और सड़कों के बीच रास्ता बनाते हुए लुमियन को एक ऐसा रास्ता मिला जो और भी गहराई में जाता था। एक हंटर की एनवायरनमेंट को याद रखने की नेचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो तब तक नीचे उतरता रहा जब तक वो एक पत्थर की गुफा में नहीं पहुंच गया, जो करीब 2 या 3 ओबर्ज डू कॉक डोरस के बराबर थी। चट्टानों की दरारों में कुछ सफेद मशरूम उगे हुए थे। चार्ली ने बताया था कि रू अनर्ची और आसपास के बहुत से लोग मशरूम ढूंढने के लिए इन अंडरग्राउंड खदानों में आते थे ताकि अपने खाने का इंतजाम कर सकें। ट्रायर के मशरूम इन फंगी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन यहाँ के मशरूम बिल्कुल नेचुरल थे। लुमियन ने गुफा के 2 चक्कर लगाए और इसे अच्छी तरह चेक किया। ये तसल्ली होने के बाद कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसने आधा मीटर ऊंचा पत्थर ढूंढा और उस पर खून से सनी कस्तूरी वाली मोमबत्ती रख दी। दूसरी मोमबत्ती उसने अपने पास रखी। जगह साफ करने के बाद लुमियन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करके दोनों मोमबत्तियों को ऊपर से नीचे के क्रम में जलाया, पहले ईश्वरीय फिर नश्वर। इसके बाद उसने रिचुअल सिल्वर डैगर निकाला और जल्दी से उसे पवित्र किया, जिससे स्पिरिचुअलिटी का एक बैरियर बन गया। पिछली बार के मुकाबले लुमियन की स्पिरिचुअलिटी इन कामों को करने के बाद भी काफी बची हुई थी। वो बिना किसी परेशानी के एक स्पिरिचुअल स्टेट में आ गया, जिससे वो बिना लोबान की मदद के रिचुअल करने में सक्षम हो गया। उसने धीरे से सांस छोड़ी, वेदी से ग्रे अंबर परफ्यूम उठाया और उसे देवता को रिप्रेजेंट करने वाली मोमबत्ती पर टपका दिया। जैसे ही खुशबू की आवाज आई, एक मीठी और शानदार महक हवा में फैल गई, जिससे उसकी नर्व्स शांत हो गईं। ग्रे अंबर परफ्यूम के बाद ट्यूलिप पाउडर की बारी आई। जैसे ही एक अजीब सी खुशबू स्पिरिचुअल बैरियर में फैली, लुमियन 2 कदम पीछे हटा, टिमटिमाती मोमबत्ती की लौ को देखा और प्राचीन हर्मीज भाषा में चिल्लाया, पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी। गुफा में हवा का एक तेज झोंका चला, जिससे देवता वाली मोमबत्ती की ऑरेंज लौ कांपने लगी। वह लौ बहुत कमजोर हो गई थी और लग रहा था कि किसी भी पल बुझ सकती है। कम होती रोशनी में लुमियन के बाएं सीने में तेज दर्द हुआ और उसे चक्कर आने लगे। एक बार फिर उसने वो रहस्यमयी आवाज सुनी जो बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, फिर भी बहुत पास महसूस हो रही थी। हालांकि ये आवाज इतनी तेज नहीं थी कि उसे असहनीय दर्द हो। लुमियन ने प्राचीन हर्मीस में आगे के मंत्र पढ़ना जारी रखा। You are the past, the present and the future. You are the cause, the effect and the process. स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर एक अदृश्य हवा पिच ब्लैक हो गई और एक हल्की ग्रे धुंध ने जगह भर दी। पत्थर और बोतलें मुड़ गईं और ऐसी दिखने लगीं जैसे वे कोई लचीली चीज हो। खामोशी के साथ देवता वाली मोमबत्ती की लौ एक मुट्ठी जितनी बड़ी हो गई और कालेपन की झलक के साथ सिल्वर व्हाइट चमकने लगी। लुमियन की स्किन और पत्थरों पर दाने उभर आए जो तड़प रहे थे और किसी भी पल फूटने को तैयार थे। वो खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जिसने बाकी सब कुछ दबा दिया। लुमियन का सिर घूमने लगा और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मंत्र पढ़ते हुए उसके विचार बिखरने लगे थे। जैसे ही लुमियन ने आखिरी शब्द कहे, सिल्वर ब्लैक मोमबत्ती की लौ सिमटकर रोशनी की एक किरण बन गई और उसके बाएं सीने से जा टकराई। सिल्वर ब्लैक फेंटास्मल लिक्विड बाहर निकला और लुमियन की बॉडी को ऐसे घेर लिया जैसे उसमें अपनी ही कोई जान हो। लुमियन ने खुद को इस हमले के लिए तैयार कर लिया था। अपनी बेकाबू हताशा में उसे अपने पूरे शरीर में चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। जैसे जैसे वो चीखने वाली आवाजें उसके दिमाग को चीरने लगीं, उसके अंदर एक जलन सी महसूस हुई। वो गिर गया, सिमट गया और दांत पीसकर उस दर्द को सहने लगा। वह दर्द की उन लहरों के बीच अपनी समझदारी की नाव को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका मन कई बार उन बुरे ख्यालों के सामने झुक जाने का हुआ जो उसके दिल को खा रहे थे। उसका मन किया कि वो इस दर्द से बचने के लिए उसी में मिल जाए। हालांकि उसकी नाक में बसने वाली उस मीठी खुशबू ने उसकी क्रूरता और हताशा को बार बार कम किया। आखिरकार लुमियन को लगा जैसे उसकी बॉडी और माइंड का अस्तित्व खत्म हो गया है और सिर्फ एक समझदार स्पिरिचुअलिटी बची है। जैसे ही दर्द और वो आवाजें कम होने लगीं, उसे एहसास हुआ कि वो जीत गया है। लुमियन काफी देर तक ठंडी जमीन पर बेजान पड़ा रहा, हिलने की उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, जो उसे एक पूरी उम्र जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई ताकि जल्दी से रिचुअल खत्म कर सके, वेदी साफ कर सके और किसी भी अनहोनी को रोक सके। इन मामलों से निपटने के बाद लुमियन उसी पत्थर पर बैठ गया जो वेदी का काम कर रहा था और अपने अंदर आए बदलावों को चेक करने लगा। जल्द ही वो बुदबुदाया, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए मेरी सहन शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। लगता है अब मुझे सर्दी और गर्मी के कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा लुमियन को एक और नई अंतर्दृष्टि मिली, किस्मत को पहचानने की समझ। वह मोटे तौर पर दूसरों की किस्मत को महसूस कर सकता था, अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, किसी आपदा की संभावना, रोमांटिक अवसर वगैरह, लेकिन वो पूरी डिटेल्स नहीं जान सकता था। दूसरे शब्दों में लुमियन ये पता लगा सकता था कि कोई बुरी किस्मत का सामना कर रहा है, लेकिन उसे ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वे कितने अनलकी होंगे या उनकी बदकिस्मती कब तक चलेगी।
सच में इनएविटेबिलिटी की ताकत वाले एक मॉन्क के लायक है, लुमियन ने आह भरते हुए सोचा। उसे लगा कि वो दूसरों के लिए ओस्टा ट्रूल जैसे भविष्यवक्ता की जगह पूरी तरह ले सकता है। हालांकि वो भविष्य बताने के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन क्या वो किसी की किस्मत की झलक देखकर उसके मुताबिक शब्द नहीं गढ़ सकता था? इसके अलावा लुमियन को काफी सारा सैक्रिफिशियल नॉलेज और 5 रिचुअल स्पेल का ज्ञान मिला। पहला ज्ञान उसकी मिस्टिसिज्म की कमियों को पूरा करता था, जबकि दूसरे ने उसकी मिस्टिकल टेक्निक्स को बढ़ा दिया था। वे 5 रिचुअल स्पेल थे: एनिमल क्रिएशन स्पेल, प्रोफेसी स्पेल, लक एनहांसमेंट स्पेल, सब्स्टिट्यूशन स्पेल और एक्सोर्सिज्म स्पेल। रिचुअल मैजिक के जरिए एनिमल क्रिएशन स्पेल भेड़ की खाल, गाय की खाल और अन्य जानवरों की खाल का इस्तेमाल करके वेदी पर रखे टारगेट को उस जानवर में बदल सकता था। इसे लुमियन खुद पर भी इस्तेमाल कर सकता था। जब तक वो मंत्र को तोड़ने का तरीका जानता था या रिचुअल के खत्म होने का इंतजार करता था, वो वापस इंसान बन सकता था। जानवर के रूप में वो बोल नहीं पाता और अपनी ज्यादातर बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता। प्रोफेसी स्पेल लुमियन की कल्पना से बिल्कुल अलग था। इस प्रोसेस में सांप की जहर की थैली और बाज के घोंसले से पत्थर जैसी चीजें इकट्ठा करना शामिल था। रिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करके कोई एक अजीब सा मिश्रण बना सकता था। इसके बाद 7 दिन से कम समय पहले मरे हुए ऐसे किसी इंसान की लाश ढूंढनी होती थी जिसे जलाया या पवित्र न किया गया हो। उस मिश्रण को लाश के मुंह में डालने से वो कुछ देर के लिए जिंदा हो जाती थी, जिससे उसे फ्यूचर के बारे में 3 सवाल पूछे जा सकते थे। लक एनहांसमेंट स्पेल रिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बनाता था जो किसी की बदकिस्मती से जुड़ी हो। उस चीज को कहीं दूर भेजकर और दूसरों से उसे खुलवाकर या इस्तेमाल करवाकर करने वाला अपनी बुरी किस्मत दूसरों पर ट्रांसफर कर सकता था, जिससे उसकी खुद की किस्मत अच्छी हो जाती थी। सब्स्टिट्यूशन स्पेल और भी पेचीदा था, और लुमियन को शक था कि ये फेट अप्रोप्रिएटर की एबिलिटी का एक छोटा वर्जन था। उदाहरण के लिए, अगर वो सुजाना मैटिस से बचना चाहता था तो उसे एक आवारा आदमी ढूंढना होगा और उसे कुछ समय के लिए सीएल के रूप में रखना होगा। उस दौरान उस आवारा आदमी को रूम नंबर 207 में रहना होगा, लुमियन के सारे पैसे इस्तेमाल करने होंगे और चार्ली और अन्य परिचितों से पहचान बनानी होगी ताकि सब्स्टिट्यूशन को पूरा करने के लिए काफी मिस्टिकल कनेक्शन बन सकें। रिचुअल पूरा होने पर सुजाना मैटिस लुमियन के बजाय उस आवारा आदमी से बदला लेगी। बेशक लुमियन को यकीन नहीं था कि वो सुजाना मैटिस को धोखा दे पाएगा, जो एक डेमी गॉड बनने की कगार पर थी, वो भी सिर्फ एक सीक्वेंस 8 सब्स्टिट्यूशन स्पेल से। उसे तो ये भी शक था कि क्या रिचुअल मैजिक सफल होगा। चैप्टर 150 वॉइस। जब लुमियन को पहली बार मिस्टिसिज्म का ज्ञान मिला था तो उसे एक्सोर्सिज्म स्पेल से बहुत उम्मीदें थीं। उसे लगा था कि सुजाना मैटिस से निपटने का यह सबसे बढ़िया तरीका है, बशर्ते वो ऑफिशियल बियॉन्डर्स द्वारा पूरी तरह खत्म न कर दी गई हो। लेकिन जब उसने एक्सोर्सिज्म स्पेल को गहराई से समझा तो लुमियन को एहसास हुआ कि उसकी खुशी जल्दबाजी थी। ये रिचुअल स्पेल आत्माओं और दुष्ट स्पिरिट्स को भगाने और उन्हें किसी की सोल को परेशान करने से रोकने के काबिल था। लेकिन इसकी 2 शर्तें थीं। पहली, उसे उस स्पेक्टर का असली नाम पता होना चाहिए और उसके पास उस इंसान की कोई पर्सनल चीज होनी चाहिए जिसे उसने जीते जी संभाल कर रखा हो। दूसरी, उसे रिचुअल करने के लिए काफी समय चाहिए था। इस दूसरी शर्त का मतलब था कि लड़ाई के बीच में एक्सोर्सिज्म स्पेल का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। यह चार्ली जैसी सिचुएशन के लिए ज्यादा बेहतर था, जो सुजाना मैटिस के डरावने सपनों और बुरी आत्माओं से परेशान था, लेकिन अभी मरने की कगार पर नहीं था। लुमियन को सुजाना मैटिस ने फिजिकली चोट नहीं पहुंचाई थी, बस उसे टारगेट किया था। एक्सोर्सिज्म स्पेल को एक विक्टिम की जरूरत थी और उसके बिना लुमियन उसे भगा नहीं सकता था। जब सुजाना मैटिस अपनी अगली चाल चलेगी तो लुमियन जानता था कि वो रहम नहीं दिखाएगी। वो कामुक सपनों के जरिए उसकी एनर्जी सोख लेगी और उसे धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाएगी। उसके पुराने जहरीले बर्ताव को देखते हुए लुमियन को यकीन था कि वो सीधे हमला करेगी और उसे जान से मारने के लिए अपनी सुपरनैचुरल शक्तियों का इस्तेमाल करेगी। ऐसी हालत में लुमियन के पास एक्सोर्सिज्म स्पेल इस्तेमाल करने का मौका तभी होता जब कोई उसे कुछ मिनटों का समय दिला पाता। फिर भी लुमियन के पास सुजाना मैटिस की कोई भी पर्सनल चीज नहीं थी जिसे वो रिचुअल में इस्तेमाल कर सके। वो आने वाले दिनों में ऐसी किसी चीज की तलाश कर सकता था। चाहे वो काम आए या ना आए, अचानक हमले के लिए तैयार रहना बेहतर था। लुमियन ने इन ख्यालों को झटक दिया और बाकी 4 रिचुअल स्पेल और उनकी जरूरतों के बारे में सोचने लगा। लुमियन को एनिमल क्रिएशन स्पेल रहस्यमयी, बुरा और काफी डरावना लगा। अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये कमाल कर सकता था। सोचिए, कैदियों को भेड़, गाय या घोड़ों में बदलकर चुपचाप वहां से निकल जाना, या किसी जानवर का रूप धरकर ऐसी जगहों पर घुस जाना जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। लेकिन एक असली लड़ाई के बीच में ये रिचुअल स्पेल किसी काम का नहीं था। मिस्टिसिज्म के ज्ञान के मुताबिक एनिमल क्रिएशन स्पेल के लिए इनएविटेबिलिटी नाम की उस छिपी हुई हस्ती को पुकारा जा सकता था, जिसके सम्मानजनक नाम उसे या खुद लुमियन को भी नहीं पता थे।
बेशक इसके लिए काफी स्पिरिचुअलिटी और सही रैंक की जरूरत थी। साथ ही रिचुअल की सक्सेस रेट और इस स्पेल का असर पुराने तरीकों के मुकाबले काफी कम था। एनिमल क्रिएशन स्पेल के लिए कम से कम सीक्वेंस 7 कॉन्ट्रैक्टी की रैंक चाहिए थी। रैंक जितनी ऊंची होगी, स्पेल के काम करने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे और उसका असर भी उतना ही तगड़ा होगा। अपने अंदर सील हुए करप्शन के साथ लूमियन को अपनी रैंक की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस इस बात का शक था कि क्या उसकी स्पिरिचुअलिटी इस स्पेल के भारी खर्च को झेल पाएगी। अगर झेल भी लिया तो वो इसका कितनी बार इस्तेमाल कर पाएगा। एनिमल क्रिएशन स्पेल के अलावा वो खुद भी बाकी 4 रिचुअल स्पेल का टारगेट बन सकता था। जहां तक उनकी सफलता और असर की बात थी, वो एक अलग मामला था। इससे लूमियन को लगा कि इन 5 रिचुअल स्पेल को ऊंची रैंक पर आसान बनाया जा सकता है और असली लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर वो बस एक दुश्मन पर भेड़ की खाल डाल सकता है, मंत्र पढ़ सकता है और उसे भेड़ बना सकता है। एक कॉन्ट्रैक्टी के लिए ये मुमकिन नहीं लगता था, जो सीक्वेंस 7 के बराबर है। एक सीक्वेंस 4 सर्कल इनहैबिटेंट ऐसे आसान स्पेल के लिए बहुत ऊंचा था। क्या एक सीक्वेंस 5 फेट अप्रोप्रिएटर इसे आसान बना सकता था, या फिर ये सीक्वेंस 6 का काम था जिसका नाम लूमियन को याद नहीं आ रहा था? लूमियन ने मन ही मन सोचा। लक एनहांसमेंट स्पेल के बारे में उसे लगा कि वो अभी सिर्फ दूसरों की मदद कर सकता है, खुद की नहीं। उसकी किस्मत उसके अंदर सील हुए करप्शन और उस महान हस्ती से गहराई से जुड़ी हुई थी। जब तक वो सीधे इनेविटेबिलिटी की ताकत से प्रार्थना नहीं करता, उसकी किस्मत बदलना नामुमकिन था। सिर्फ जब वो फेट अप्रोप्रिएटर की रैंक तक पहुंच जाएगा, तभी वो उन ऊंची हस्तियों से आजाद किस्मत चुन पाएगा। सब्स्टिट्यूशन स्पेल बहुत ही उलझा हुआ था और ये लूमियन के डेली रूटीन और बाकी कामों में खलल डाल सकता था। जब तक उसके पास और कोई रास्ता न हो, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। उसके मुकाबले प्रोफेसी स्पेल रिचुअल मैजिक के हिसाब से काफी आसान और काम का लग रहा था। लूमियन ने तय किया कि वो जरूरी जानकारी जुटाएगा और एक सही लाश ढूंढेगा। चार्ली के फ्यूचर के बारे में पूछकर वो अंदाजा लगा सकता था कि सुजाना मैटिस कब हमला करेगी और लुई लुंड की किस्मत के जरिए मैडम पुआलिस और दूसरों का पता लगा सकता था। कुत्ते की लार, लिनेक्स की अंतड़ियां, लकड़बग्घे की जीभ, बारहसिंगे की हड्डियों का गूदा, समुद्री या जलीय मॉन्स्टर का मांस, छिपकली की आंख, बाज के घोंसले का पत्थर, सांप के जहर की ग्रंथि और खतरनाक जड़ी बूटियां। इन चीजों को जुटाना इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ समुद्री या जलीय मॉन्स्टर का मांस मिलना ही थोड़ा मुश्किल था, लेकिन रिचुअल में किसी रैंक का जिक्र नहीं था। टेक्निकली एक कमजोर जलीय मॉन्स्टर भी काम कर सकता था, बस इसका असर थोड़ा अलग होगा, है ना? लूमियन ने थोड़ी देर सोचा और महसूस किया कि उसकी एनर्जी वापस आ गई है। उसने खुद को तैयार किया ताकि वो उस अंडरग्राउंड गुफा से निकलकर वापस ऑबर्ज डू कॉकडोर जा सके। जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अचानक उसके माथे पर शिकन आ गई। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई। वो आवाज उसके कानों के अंदर गूंज रही थी। लूमियन ने खुद को शांत किया और उस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। हर बीतते पल के साथ वो आवाज और भी साफ, और भी ताकतवर और प्रभावशाली होती जा रही थी। लूमियन ली, लूमियन ली, उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। ये मेरा नाम जानती है? लूमियन ने तुरंत अपने कार्बाइड लैंप से आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। सब कुछ नॉर्मल था। लूमियन ली, लूमियन ली, उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। वो आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे वो उसके अस्तित्व के बिल्कुल अंदर से आ रही हो, उसके मांस, अंगों और हड्डियों के बीच दबकर गूंज पैदा कर रही हो। मेरे शरीर के अंदर। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, लूमियन दंग रह गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस गहरी, शानदार और स्पेक्ट्रल आवाज ने अपना मंत्र पढ़ना बंद किया और गंभीरता से कहा, मैं भगवान का एंजल हूं, टर्मिबोरोज। भगवान? कौन से भगवान? लूमियन की आंखें छोटी हो गईं और उसके चेहरे पर एक स्मिर्क आ गई। उसे शक हुआ कि बात करने वाली ये हस्ती उसके अंदर दफन करप्शन ही है। आर्म्स मंक का आशीर्वाद मिलने और इनेविटेबिलिटी की हस्ती के करीब पहुंचने के बाद इसने उनकी जुड़ी हुई ताकतों के जरिए बिना किसी करप्शन वाली आवाज भेजने का रास्ता निकाल लिया था। लूमियन के कानों में वो आवाज पूरी इज्जत के साथ गूंजी, भगवान सभी ग्रेट ओल्ड वंस के शासक हैं, सीक्वेंसेस से भी ऊपर की हस्ती, इनेविटेबिलिटी का महान चक्र। सिर्फ इन शब्दों के बारे में सोचकर ही लूमियन की रीढ़ में एक अजीब सी थरथराहट दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नजारा पूरे ब्रह्मांड, बादलों, ट्रायर की सड़कों और धरती की परतों को चीरकर सीधे उस पर टिका हुआ है। अचानक लूमियन ने अपने कंधे के पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई अनजानी हस्तियां उसे उस अंधेरे में गौर से देख रही हों। उस एहसास ने उसके मन में बेचैनी भर दी, जैसे वो उसे पागल कर देगी। तभी अचानक एक हल्की ग्रे धुंध दिखाई दी और उसने आसपास के माहौल को ढक लिया, जिससे लूमियन का परेशान मन काफी शांत हो गया। उसने खुद को एंजल कहने वाले टर्मिबोरोस का मजाक उड़ाया।
तो तुम वही हो जो मेरे अंदर सील है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये सच में बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोई एंजल है, या सिर्फ एंजल लेवल का कोई सर्वेंट जिसे बस एक वरदान मिला है। इस बदतमीजी ने लुमियन की पोशन को थोड़ा और डाइजेस्ट कर दिया। लुमियन की उकसाने वाली बात से बेअसर टर्मिबोरोज ने गंभीरता से कहा, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, मेरी सील को तोड़ो, और मैं औरोर ली को पुनर्जीवित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरे भगवान की ताकत पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक फैली हुई है। वो तकदीर का चक्र बुन सकते हैं। सही समय आने पर मैं औरोर ली की आत्मा के टुकड़े को उस हालत में ले आऊंगा जैसी वो रिचुअल से पहले थी। तुम्हें बस उसकी जिंदगी के सार के साथ एक शरीर तैयार करना होगा। लुमियन चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, डिसेंट रिचुअल? क्या ये तुम्हारे नीचे आने के लिए शरीर बनाने का रिचुअल है?